इसको बड़ा कर रहा हूँ। कोई हटाना है ना, ये पार्टिसिपेंट इनवाइट सब हो गए। आवाज आवाज अभी सबको अनम्यूट कर दे 5 मिनट के लिए। अनम्यूट कर सकते हैं सर। एक बार अनम्यूट कर दो 5 मिनट के लिए। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। सब कर सकते हैं खुद को अनम्यूट पापा। हेलो तृप्ति। एक मिनट। नमस्ते भैया, कैसे हैं? नमस्ते। देखा आपने, शुरू हो अनीता गया। जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। बस बढ़िया है। और अभी तो हाँ, अच्छा स्टार्ट ही होने वाला होगा। बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 11 जने तो आ गए। आपको कोहोस्ट बना दिया है तृप्ति। अच्छा ठीक है। हाँ श्रद्धा ने। हाँ तो शेयर स्क्रीन हो जाएगी ना उससे बस। हाँ 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 डायरेक्टली। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। आप बता दीजिएगा जब भी आपका फिनिश हो, उसके बाद में कर दूंगी। श्रद्धा मुंबई में है ना, इसलिए वो पूछ रही है कितने सारे कपड़े क्यों पहन रखे आप लोगों ने। अरे बहुत ठंडा है हमारे तो। दिल्ली में तो बहुत ठंड है। दिल्ली में कोटा में पूरा 1 वीक बरसात हुई है पिछले 4 दिन पहले लगातार। अच्छा। हाँ नहीं, अब यहाँ तो एक्चुअली धूप ही 2 दिन पहले से निकलना शुरू हुई है, तो बहुत ही। चलिए मेरे को तो आज ऐसे तो बहुत। धूप निकली है। आज तो टाइम हो फिर भी गया। धूप निकली है हाँ दिल्ली 5 बज में। गए। शुरू करें। हाँ शुरू करें। ओके। म्यूट कर सब अपने आप को। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका नए वर्ष में स्वागत करता हूं और ये शुभकामनाएं करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहे और सब स्वस्थ रहे और अच्छे अच्छे किचन गार्डनिंग में फ्रेश वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा के अपने स्वास्थ्य को और अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस वालों को सबको लाभान्वित करें। आज की ये वेबिनार जिसमें मैं स्प्रिंग वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। हालांकि स्प्रिंग और समर वेजिटेबल्स में ज्यादा अंतर नहीं होता, पर चूंकि हम फरवरी में ही शुरू कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्प्रिंग में करेंगे। आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी हम किस तरह से बनाएंगे, क्या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अपन अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे सबसे ज्यादा जर्मिनेशन और पौधे लग सके। फिर स्प्रिंग वेजिटेबल्स कल्टीवेशन, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा जोर कुकर बीट्स पे होगा क्योंकि स्प्रिंग में मोस्टली कुकर बीट्स ज्यादा होते हैं। इसके अलावा चिलीज है, क्लस्टर बीन है, कोलाकेसिया मतलब अरबी है, और मैं स्पेशल एम्फेसिस दूंगा हेयरलूम्स कुकर बीट्स पे, जो जनरली लौकी, तोरई, करेला ये सब आप लोग अभी तक लगाते भी आए हैं और इन सब के किस प्रकार लगाते हैं इसको भी आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। पर मैं आज वो वाले ये कुकर बिट्स लूंगा जिसके बारे में आपको मतलब कभी कभी मिलते हैं और किस तरह से उगा दिया जा सकते हैं, जैसे कि पॉइंटेड गार्ड से कोड़ा है और परवल है और चौएटे है। ये एक नई चीज मैंने पढ़ी थी इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, चोचो और चौएटे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक और बार किसी ने पिछली बार पूछा था मेरे से कि हमको कैसे पता चले कि मैच्योरिटी इंडिकेशंस क्या है, खास तौर से कद्दू, खरबूजा और तरबूज के, जिससे हमें पता चल जाए कि वो पक गए हैं, इनको कब तोड़ना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन। फिर इसके अलावा एक हमारे आज गेस्ट और हैं, डॉक्टर तृप्ति भटनागर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। इनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ये आपको किचन वेस्ट के बारे में बताएंगी। इनका काफ़ी अच्छा वर्क है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसंत का मौसम यानी स्प्रिंग सीजन इंडिया में हम लोग इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, ल्यूनिसोलर हिंदू कैलेंडर, इसमें लगभग 12 मंथ्स को हमने 2-2 महीने के 6 सीजन्स में डिवाइड करा है। शिशिर ऋतु यानी विंटर, जनवरी एंड फरवरी। अभी ये अपना ये मतलब होता है अपने बुआई करने वालों का कि अगर ये शिशिर ऋतु है, इसका मतलब जनवरी फरवरी है, इसका मतलब जो अपन फसल बो रहे हैं, जो सब्जी बो रहे हैं, वो जनवरी फरवरी में पक रही है, इसलिए उनको बोया पहले जाता है, पर कहलाता है शिशिर ऋतु यानी विंटर्स, जिसको हिंदी में माघ और फागुन कहते हैं। फिर नंबर 2 पे वसंत ऋतु होती है, जो सबसे अच्छी हमें लगती है, यानी स्प्रिंग सीजन। ये मार्च और अप्रैल में होता है, चैत्र एंड बैशाख महीनों से जाना जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु यानी समर, मई एंड जून, जेठ और आषाढ़। फिर वर्षा ऋतु यानी मानसून, जुलाई एंड अगस्त, श्रावण एंड भाद्रपदा। शरद ऋतु ऑटम, सितंबर एंड अक्टूबर, अश्विन एंड कार्तिक महीने से जानी जाती है। इसी तरह से हेमंत ऋतु जो प्री विंटर यानी लेट ऑटम, नवंबर और दिसंबर महीने में आती है, और ये अगन और पौष महीनों के रूप में जानी जाती है। तो वसंत ऋतु की विशेषता ये है कि ये एक तो काफी प्लेजेंट है, बहुत सुंदर महीना और होता है। इसमें टेम्परेचर बहुत माइल्ड होता है, एवरेज टेम्परेचर हमारा पूरे महीने लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, डे और नाइट का मिला के। और ये शुरू होता है, इसके बाद विंटर्स के बाद शुरू होता है, और समर्स में ये प्रोसीड करता है। इस महीने में, इन महीनों में दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कि दिन बड़े होने लग गए और रात छोटी होने लग गई। इसका मतलब अपने को ज्यादा सनशाइन आवर्स मिलेंगे हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। और इसके पहले पतझड़ भी आया है, और इसमें फिर नए कोपले भी फूटेंगी। तो ये वसंत ऋतु का बड़ा अच्छा हमारे इसमें किचन गार्डनिंग में और हमारे जनरल हेल्थ पे और लिविंग के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा, अब मैं आपको बताऊंगा सोइंग सीजन किस किस समय हम बो सकते हैं। जैसे कुकर बीट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुकर बीट्स जो वो होते हैं, जैसे हुआ, खरबूजा हुआ, तोरई हुई, लौकी हुई, करेला हुआ, ये सब कुकर बीट्स में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले, ये फरवरी और मार्च में बोए जाएंगे और इनको डायरेक्ट सोइंग करेंगे, क्योंकि ये नर्सरी इनकी तैयार तो करी जा सकती है, पर ट्रे में कर सकती है, इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, ये खराब हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पे आपको उगानी है, जिस कंटेनर में आपको उगाना है, उसमें आपको डायरेक्ट सोइंग करनी होगी। अब जैसे आपके पास एक पॉट है, उसमें आपको ये लौकी की बेल लगानी है, तो आप 3-4 बीज लगाइए, और करीब उगने के 15 दिन बाद उसमें से एक जो स्वस्थ हो उसको आप रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए, सबको अलाउ मत करिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी और इनकी गार्ड्स की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। फिर आता है भिंडी, मालवेसी फैमिली में भिंडी आती है। सोलानेसी में चिली, टमाटो, ब्रिंजल आते हैं। इसी तरह से फली वो में काउपी और क्लस्टर बीन आते हैं। और लीफी वेजिटेबल्स में स्पाइनच, कोरिएंडर एंड मलाबार स्पाइनच, इनको भी हम डायरेक्ट सोइंग करेंगे। तो इस पूरे सीजन में हम जो नर्सरी केवल हमें इनकी चाहिए, किसकी, मिर्च की, टमाटर की, बैगन की, इनकी तो नर्सरी बनेगी। बाकी सब जितने भी सब्जियां के बीज हैं वो डायरेक्ट सोइंग करे जाएंगे, जहाँ पे हमें बोने हैं वहीं पे हम इनको बीज को भी वहीं बोएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे नर्सरी बेड से। नर्सरी बेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अपन जमीन में कर रहे हैं, तो जनरली 2 तरह का नर्सरी बेड होता है, एक तो रेज बेड और एक फ्लैट बेड या संकन बेड, दोनों होते हैं। तो रेज बेड जो होते हैं, मतलब जमीन से ऊंचे, करीब 3-4 इंच ऊंचे, वो रेज बेड हम बरसात के मौसम में तैयार करते हैं, रेनी सीजन के लिए। अगर अपन को बुआई करनी है तो हम रेज बेड पे करेंगे, क्योंकि उस बीजों को पानी नहीं भरे, वो निकल जाए, नीचे नीचे पानी रहे और ऊपर बीज रहे, पौधे रहे।
पर विंटर और समर सीजन जिसमें हमारा जो वाटर का जो है वो कंट्रोल्ड है, मतलब अपन स्वयं पानी दे रहे हैं, उसमें हम फ्लैट में भी बो सकते हैं और संकर मतलब जमीन के 2 इंच नीचे भी हो सकते हैं। तो अपन को चूंकि अभी समर सीजन आने वाला है तो अपन या तो फ्लैट में या संकन बेड्स में नर्सरी तैयार करेंगे। वही सब नर्सरी में बोने से पहले हम लगभग 12 घंटे के लिए बीजों को भिगो देंगे। और चूंकि मोस्टली कुकर बेड्स हैं, इनके जो ऊपर के जो वो होता है काफी हार्ड होता है, ऊपर का जो लेयर होती है, इसलिए अगर अपन उस पानी में अगर थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाल दे रात भर के लिए तो सीड कोट लूज हो जाएगा और जर्मिनेशन जल्दी होगा। फिर उसके बाद हम नर्सरी बेड को पॉलीथीन शीट से चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक देंगे। उससे हमें ये फायदा होगा कि हमें उसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, अंदर आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा और अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। तो जब तक बीज उग नहीं जाते हो, जब तक शीट नहीं हटाओगे आप, अब शीट हम कब हटाएंगे जब बीज हमें चमकने लग जाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन की व्हाइट शीट लगाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगी। उसमें से अगर अपन को बीज दिखने उगे हुए दिखने लग जाएंगे, हम शीट को हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें अभी उसके बाद और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अगर वो नर्सरी बेड के चारों तरफ से मतलब ऊपर नीचे साइड, नीचे नहीं साइड से अगर अपन मच्छरदानी लगा देंगे, वैसे तो वेक्टर नेट्स लगाई जाती है, पर चूंकि हम अपने घरों पे काम कर रहे हैं तो अपने पास एक छोटी सी मच्छरदानी हम बना सकते हैं ऐसी, जो अपनी नर्सरी बेड के ऊपर लगा सके। चारों तरफ से लकड़ी के फ्रेम बना के और उसको उड़ा देंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि उसमें जो अर्ली स्टेज के ऊपर जो वायरस आ जाता है, कीड़े आ जाते हैं, इंसेक्ट है, बर्ड्स आ जाती है, गिलहरियां जो नुकसान कराती है, उन सब से हम बच सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका होगा नर्सरी बेड बनाने का, जो कि मिट्टी में बना रहे हैं। दूसरा तरीका जो है वो है हम कोकोपिट में नर्सरी रेस करने का। कोकोपिट में अगर आप वैसे तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ वो आप सब जानते हैं कि कोकोपिट को हम किस तरह से तैयार करना है। बाजार में ब्रिक के फॉर्म में भी मिलता है कोकोपिट, और इसके अलावा ये फूला हुआ मतलब पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म। इसको बनाने के लिए अगर छोटी ब्रिक है, जैसे 1-2 किलो की है, तो अपन एक टब में ले लिया। वैसे मैं जो करता हूँ, मैं जैसे 5 किलो की एक ब्रिक लेता हूँ, उसको एक बोरी में डालता हूँ, छेद वाली बोरी जैसी होती है, और एक ड्रम है मेरे पास 200 लीटर का, उसमें उस बोरी को डाल देता हूँ ब्रिक डाल के, और वो आराम से पूरी ओवरनाइट या पड़ी रहती है। अगले दिन मैं थोड़ा सा सहारा देके ड्रम को टेढ़ा करके सारा पानी निकाल के उस ब्रिक को एक दिन के लिए वापस सूखने के लिए रख देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये आपने पानी भरा, फिर इसको उसमें सॉक करा, और जब ये पूरा फूल गया तो उस पानी को आपने निकाल दिया। अब इसमें कई बार क्वालिटी की बात आती है कि हाई हिस्सी, लो हिस्सी, कौन से एरिया का है। तो एक्चुअली जो इसमें जो अल्कलिनिटी आती है वो जो, तो कोकोपीट बनता कैसे है ये तो आपको पता होगा। ये कोयर जो बनता है, ये कोयर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट, कि जब फाइबर निकाला जाता है कोयर का, उससे जो पाउडर झड़ता है वो कोकोपीट बनता है, और उसी को ये कंप्रेस फॉर्म में या बोरियों में भरकर आपके किचन गार्डन के लिए बेचा करते हैं। तो ये जिस पानी को ये यूज करते हैं वो डिसाइड करता है। आजकल 2 तरह का मिलने लग गया है, फ्रेश वाटर कोकोपीट और सलाइन वाटर कोकोपीट। तो इसकी वजह से कई बार अपन को पैसे भी ज्यादा मांग लेते हैं वो, तो इसकी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप 2 बार या 3 बार पानी निकाल लेंगे तो वो आपको अधिक पैसे देने की जरूरत नहीं है उसके नाम के ऊपर, फ्रेश वाटर के नाम पे। और एक और सावधानी या एक और उपचार अपन कर सकते हैं कि जब आखिरी बार अपन जब डुबो रहे हैं कोकोपीट को पानी में, तो उस टाइम आप थोड़ी फिटकरी उसमें डाल दें। फिटकरी में क्या होता है कि पीएच बहुत लो होती है, करीब 4 पीएच तक होता है, तो फिर उसका हम पानी वैसे भी निकाल देंगे, तो उसकी अल्कलिनिटी काफ़ी रिड्यूस होके न्यूट्रल लेवल पे आ जाएगी। ये अपन को इसमें करना है। अब हमें ट्रे, अगर हमको ट्रे नर्सरी तैयार करनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ट्रे चाहिएगी। इस तरह की, इसमें भी 2 तरह की ट्रे आती है।
एक छोटे छेद की और एक बड़े छेद की। छोटे छेद की अपन जनरल, जैसे तो ये मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, इनके लिए छोटे छेद वाली काम दे देगी। पर अगर अपन को कुकर बिट्स तैयार करने हैं, जिनके पौधे मतलब इनिशियल बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके लिए हमें बड़े छेद वाली प्रो ट्रे यूज करनी होगी। जैसे कि अब मैं आपको पहली बार में दिखा रहा हूँ, दोनों तरह की ट्रे इसमें रखी है। तो सबसे पहले अपन को ट्रे चाहिए, उसके बाद हमें ये फूला हुआ भीगा हुआ कोकोपीट चाहिए, और एक ये स्ट्रेच रोल जो पैकिंग में काम आता है आजकल, प्लास्टिक का जो होता है और जो स्ट्रेच होके खिंच जाके टाइट बन जाता है। तो हमने इस तरह से पहले, अब अपन को नर्सरी में जब अपन ये तैयार कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट या किसी भी तरह की खाद मिलानी, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए इसमें रखी जाती है। तो अपन केवल कोकोपीट को भिगो के आप ट्रे में रख सकते हैं। जैसे कि आप 1 नंबर में देख रहे हैं कि हमने पूरी को अच्छी तरह से टाइट करके दबा दबा के कोकोपीट को हमने भर दिया इन ट्रेज में। फिर 2 नंबर की स्लाइड में आप देखिए कि हमने पेंसिल से इसमें छोटा छेद किया जो लगभग आधी डेप्थ पे गया है। उसके बाद हमने एक एक बीज डाला है और इसके बाद हमने उसको अच्छी तरह से वापस दबा दिया है। और फिर 4 नंबर वाले में देखिए, इसको हमने जो स्ट्रेच रोल मैंने आपको जो बताया था, उससे हम चारों तरफ से इसको सील कर दिया। इससे क्या होगा कि अंदर नमी बनी रहेगी। जब ये थोड़ा सा अपीयर हुआ, दिखने शुरू हुए, तो हमने स्ट्रेच रोल को हटा दिया। फिर अब बाद में जो ध्यान रखने की जरूरत है कि अब उनको पानी देना होगा तो शावर, बिल्कुल फाइन शावर से देंगे, नहीं तो ये गिर जाएंगे इसके पौधे। और वैसे काफी कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे इन ट्रे के नीचे हम कुछ ऐसे गहरा वेसल या ईंटों का बना दे, नीचे प्लास्टिक रख के और थोड़ा सा पानी भर दे, तो नीचे से भी नमी मिलती रहेगी, तो अपन को ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप ये देखिए, एक बिल्कुल क्यूबिकल फॉर्म में एक प्लांट निकला है, वो बिल्कुल सेफ है, ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, और अपने जो कहीं भी ट्रांसप्लांट करने में ये जो अपना सीडलिंग तैयार हुआ है वो बहुत सेफ है और इसमें रूट डैमेज नहीं होता। अब ये एक चीज मैंने बनाई मेरे घर पे, मैंने एक टेम्परेरी अपना खुद का छोटा सा पॉली हाउस बनाया नर्सरी के लिए। ये देखिए, ये मैंने अपनी प्रो ट्रेज में कोकोपीट भर के सब में सीड लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक बेंच रखी थी जो गमले रखने के काम में आती थी, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने एक पॉलीथीन शीट ली थोड़ी सी मोटी, और जो सिंगल शीट, और उसको पूरा कवर कर दिया। इसके चारों तरफ से मैंने इसको दबा दिया ईंटों से और पैक कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर नमी बनी हुई थी और सीड अंदर था और बिल्कुल प्रोटेक्टेड था। तो मैंने इसमें बोया भिंडी का बीज, लौकी का, तोरई का। ये बात है 1 जनवरी की। और फिर मैंने ये 10 जनवरी को मैंने ये वापस खोला था, आज भी खोला है वैसे मैंने देखा है, पर ये 10 जनवरी की पिक है। इसमें आप देखिए ये बीज उगिया है, लौकी वगैरह के बीज उगे, धीरे धीरे सब उग रहे हैं, भिंडी के भी उगे हैं। और इस तरह से आपने हटा दिया। अब ये इस प्लास्टिक को हम कंप्लीटली ढक के रख सकते हैं जब तक 2 की जगह ये जो बेसिक जो लीव्स है, इसके बाद जो लीव्स आएंगी वो ओरिजिनल प्लांट की लीफ होगी। तो हम इतने टाइम तक हम इसको इसमें कवर करके रख सकते हैं। तो ये एक तरह से मेरा एक होममेड पॉली हाउस बन गया, जिसमें ना तो कीड़े लगेंगे और ना पानी देना पड़ेगा क्योंकि नमी बराबर बनी रहेगी, और लाइट पूरी मिलेगी। क्योंकि कम लाइट मिलती है तो हमारे पौधे, ये जो सीडलिंग होते हैं वो टेढ़े मेढ़े या एक तरफ झुक जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगली बार। तो ये हमने, आप इस तरह का भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये फाइनल। अब नर्सरी में किस समय नर्सरी में क्या क्या बीमारी और कीड़े लग सकते हैं हमारे छोटे छोटे सेडलिंग्स को। तो एक अमूमन एक बीमारी आती है, वो होती है, कहलाती है डैम्पिंग ऑफ एंड विल्टिंग। मतलब छोटे से लेवल पे ही, 2-2 पत्ते वाले लेवल पे ही पौधों में नीचे तने, इनके जड़ें सड़ जाती है या फिर एक तरफ को झुकाव हो जाता है, ऐसा देखा जाता है।
तो अगर हम इसके लिए हमें एक तो सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी बेविस्टिन एक फंजीसाइड है, सिस्टेमेटिक है, उसमें आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नर्स इसमें भी कोकोपीट में भी मिलाया जा सकता है उनको थोड़ा सा। तो जो फंगल जो होता है, पीथियम वगैरह जो लगती है, वो इससे इनको सीडलिंग्स को नहीं लगेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई लाइट की। अगर अच्छी सनलाइट में है, मतलब बहुत तेज नहीं है, ये कहना चाहिए सेमी शेड में, अगर धूप ऊपर से मिल रही है इसको, तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा। अगर उसको एक तरफ से मिल रही है तो उसी डायरेक्शन में जो छोटे छोटे सीडलिंग है वो मुड़ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए अपन को सीडलिंग को प्रॉपर लाइट चाहिए, अपन को शेड में नहीं रखना है। फिर एक जो अक्सर जो आती है वो होता है लीफ माइनर, जिसको टनल बना लेता है पत्तियों के अंदर, ऐसे जैसे स्नैक टाइप, सरपेंटाइन टाइप, और ये इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े अंदर अंदर चलते रहते हैं और लीफ टिश्यूज को डैमेज करते हैं। इसके लिए हमें अर्ली स्टेज, अगर हमने मच्छरदानी से ढका है जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपको ये कीड़े नहीं लगेंगे। अगर ये, वरना पौधे उगने के 7 दिन बाद से हम नीम के पत्तों का जो घोल बना के, जो अपन एक्सट्रैक्ट निकाल के जो स्प्रे करते हैं, वो नीम लीव्स का हम कर सकते हैं। तो ये बीमारी जो है ये सीडलिंग्स पे नहीं आएगी और नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, मैंने अपने कंटेनर जो मेरा आप मेरे छत के ऊपर ही कंटेनर है, जो 4x10 का कंटेनर है, जिसमें HDPE प्लास्टिक का ये पूरी शीट का मैंने एक ये कंटेनर बना रखा है। इसमें ही मैं अपना ग्रो करता हूँ। इसमें के सॉइल लेस मीडिया यूज करता हूँ, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। खाली इसमें ड्रेनेज की सुविधा है और ड्रिपर्स की सुविधा है। तो इसके नाप की मैंने मच्छरदानियां बना रखी है। और इससे क्या फायदा होता है कि मेरे को अर्ली स्टेज के ऊपर खास तौर से वायरस, लीफ कर्ट, टमाटर वगैरह में कीड़े, ये सब बचे रहते हैं, मेरे को स्प्रे नहीं करना पड़ता है। तो आप भी जितने भी लेवल के ऊपर, जिस भी लेवल पे जितना भी आप कर सकते हैं। पुराने जमाने में हम सब लोग मच्छरदानी लगाते थे, पर अब वो मच्छरदानी शायद अभी भी कहीं पड़ी भी हो, तो उनको आप रीयूज कर सकते हैं और इस काम में ले सकते हैं और इसको काफी समय तक लगा सकते हैं। और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में तो काफी टाइम तक, और क्रॉस पॉलिनेटेड में जैसे टमाटर वगैरह, उसमें अब जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, जिसमें इंसेक्ट को जरूरत पड़ती है, हनी बीज की जरूरत पड़ती है एक दूसरे पॉलन ट्रांसफर करने के लिए, तो हम उस टाइम इस मच्छरदानी को हटा देंगे। पर उस समय तक हमारे प्लांट में काफी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और कीड़ों से भी और सबसे वो लड़ने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो अगर मतलब शुरू के 1 महीना हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी ग्रोथ और इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जनरल क्या क्या हमें सावधानियां या क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहला है सीड ट्रीटमेंट, सबसे जरूरी और सबसे सस्ता। वो कई हमें बीमारियों से बचा के रखता है। तो सीड ट्रीटमेंट हम करेंगे बेविस्टिन से, या दालचीनी के पानी, या दालचीनी का कोटिंग करेंगे, या सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा होता है, जो ग्रोथ भी प्रमोट करता है। वो 1 ml पर लीटर के अंदर उसको अपन सोकिंग जो पानी की कर रहे हैं, अगर हम सीवीड एक्सट्रैक्ट के पानी में करें तो और भी बेटर रहेगा। अब ये तो हो गया डायरेक्ट सीडिंग का। अब अगर अपन नर्सरी तैयार करी है अपन ने, और अपन ने सीडलिंग्स बाहर निकाले, तो एक और आसान तरीका है उनकी ग्रोथ को जल्दी प्रोमोट करने का, कि एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो होती है, वो भी हम करीब 1 लीटर पानी में 2 टैबलेट डिस्प्रिन के एस्प्रिन की डाल के करीब 20 मिनट के लिए सीडलिंग को रखेंगे, तो उसमें काफी इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट को भी हम, या बायो एंजाइम को भी हम सीडलिंग ड्रिप में काम ले सकते हैं। मैं एक निवेदन है आपसे कि आप सब लोग, अगर कोई क्वेश्चन साथ में आते जा रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप चैट बॉक्स में डालते जाइए और उसको हम अंत में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे को आता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा, नहीं तो मैं बाद में ग्रुप में उनका आंसर डालूंगा। फिर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ना, खरपतवार हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार न्यूट्रिएंट्स के लिए
और लाइट के लिए compete करती है, और साथ में ही वो कई कीड़ों का और बीमारियों का होस्ट भी बनते हैं, जिससे उनमें वो होस्ट होते हैं, तो हमारे जो मेन क्रॉप है उसमें भी बीमारी और कीड़े आ जाते हैं। फिर पानी का सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो पौधे खराब होते हैं वो पानी ज्यादा देने से खराब होते हैं, पानी कम देने से नहीं होते हैं। तो जब आवश्यकता है होती है तो इसको हम, है ना, पानी जब भी दें। एक सिंपल सा फार्मूला है, अपनी उंगली को आप ग्रोइंग पिट में दबा के रखें करीब 2 इंच, जैसे अपने सेकंड पूर्वा जो होता है, अगर वहां तक सूखा है या वहां तक गीला है तो हम पानी नहीं देंगे, और अगर सूखा है तो हम थोड़ा पानी देंगे। मतलब सॉइल से ऊपर, मतलब अपने रूट जोन में मॉइस्चर रहना चाहिए, ऊपर से जब मतलब नहीं है। तो अपन ज्यादा पानी देने का या एक यही काम नहीं है अपने पास कि चलो छत पे गए हैं तो पानी दे देंगे। देख के दीजिए आप में और जो आपके जो केयर टेकर है या सर्वेंट है या माली में, इतना अंतर होना चाहिए कि वास्तव में किसको पानी देना है या किसको पानी नहीं देना है। तो ये काम की तरह मत लीजिए कि हमें पानी देना है। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, चाहे वो ऑर्नामेंटल हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो। अच्छा, फिर आता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हमारे, वो मोस्टली कॉन्टेक्ट टाइप होते हैं, मतलब जो सरफेस के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं। और अगर कीड़ा लग जाता है तो हमें उसको हटाना या मारना, क्योंकि ये मोस्टली जो पेस्टिसाइड्स हैं ऑर्गेनिक, नीम ऑयल के, काउ यूरिन के, ये किल कम करते हैं और रेपलेंट ज्यादा होते हैं, मतलब कीड़ों को भगाते हैं। पर एक बार जब आ जाता है कीड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो हटे या मरे। तो अपने को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा शुरू से, और रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम प्रिवेंटिव कंट्रोल, क्योंकि प्रिवेंशन कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन ज्यादा आसान है और सफल है कंट्रोल से ज्यादा। फिर इसके बाद जो भी पत्तियां में कीड़ा लग गया है या बीमारी लग गई है, उन पत्तियों को हम निकाल के बाहर फेंक देंगे और थिनिंग, समय पे थिनिंग करेंगे। जैसे अपने वो आपस में कंपटीशन नहीं हो, जो दूरी जैसे रिकमेंडेड है कि टमाटर को 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए, या एक पॉट में एक ही लगाना चाहिए, तो उससे ज्यादा मत लगाइए। ये मत सोचिए कि एक हमने ऊंची लगा दिया, एक अपने नीचे लगा दिया। जैसे ऊपर तो हमने ये क्या कहते हैं इसको, भिंडी लगा दी, और नीचे हमने इसको मेथी बो दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ता है। और फिर इसके बाद कंपोस्टिंग में आइए, एक जनरल कि हम तो रिसाइकल कर रहे हैं। अगर आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके पत्तों का, इन सब का, पर उन पत्तों में या उन प्लांट पार्ट्स में कोई बीमारी या कीड़े का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके सॉइल में इनहेरेंट हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे हम ग्रोइंग मिक्सचर की। ग्रोइंग मिक्सचर दोनों तरह से होता है, सॉइल मिक्सचर या सॉइल लेस मीडिया। ग्रोइंग मीडिया दोनों तरह से अपन बनाते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो वो करिए। तो अगर अपन, फिर हम न्यूट्रिशन के लिए हम फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब गोबर की खाद, केटल डंग भी कह सकते हैं अपन, जरूरी नहीं कि काउ डंग ही है। केटल डंग ज्यादा सुटेबल वर्ड है काउ डंग से ज्यादा, क्योंकि कोई भी केटल का, स्पेशली बफेलो हो, चाहे काऊ हो, चाहे हॉर्स हो या शिप हो या गोट हो, इसलिए इन सब का मैन्योर हम एक जनरल कंपोजिशन, एक जनरल हम टाइटल नहीं रखें कि काउ डंग मैन्योर। तो वो लगभग 1 किलो पर स्क्वायर फीट, या अगर गमला है तो 1 किलो पर पॉट, या 12 या 14 इंच का जो गमला है उसमें 50-50% का, मतलब आधी मिट्टी और आधा गोबर की खाद डाल सकते हैं। पर अगर हम कंपोस्ट, लीफ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन गोबर की खाद से ज्यादा होता है, इसलिए हम इसकी आधा मात्रा यूज करेंगे और लगभग 30% यूज करेंगे। 30% सॉइल या कोकोपीट, उसके बाद हम ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें दी हैं वो उनका मिक्सचर होगा। अब जैसे ऑर्गेनिक जो प्लांट को
एक जो ये क्या कहते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर हमको चाहिए फास्फोरस और पोटेशियम और कैल्शियम। इन सब को देने के लिए, अच्छी प्रोड्यूस लेने के लिए एक फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर आता है जिसे कहा जाता है। उस प्रोम को हम 20 ग्राम्स पर केजी सॉइल या पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पॉट्स में डाल सकते हैं। पर ये सब बोनविल हुआ, प्रोम हुआ और जिप्सम, ये सब अगर अपन सोइंग के टाइम ही डाल देंगे तो हमको, और तीसरी एक और चीज है नीम की खली या ऑयल सीड केक, कोई भी, इसको अपन को शुरू में ही डाल देंगे तो आगे हमको, क्योंकि ये सब जो हैं स्लो है, स्लोली रिलीज मैन्योर्स कहलाती हैं, जो धीरे धीरे, तो आपका जब फसल या वेजिटेबल जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगा तब उस टाइम ये सब धीरे धीरे मिलके उस टाइम तक मिल जाएंगी, क्योंकि खाली जो गोबर की खाद अपन दे रहे हैं वो अर्ली स्टेज पे ही मिल रही है। पर ये जो स्लो रिलीज है वो लेटर स्टेज में, जब अब ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत है उस टाइम मिलेगी। फिर इसके बाद एक और थ्योरी है कि जितने भी वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसमें जो सॉइल के जो पीएच है 6.5 टू 7.5 पीएच होनी चाहिए। पर जनरली अपने नॉर्थ इंडिया में, साउथ के बाद छोड़ दीजिए, जहाँ पे रेड सॉइल होती है वहाँ पे एसिडिक सॉइल्स भी होती हैं, पर अपने यहाँ पे मोस्टली एल्कलाइन या टुवर्ड्स एल्कलाइन या स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल होती है। उसको हम न्यूट्रल की तरफ लाना है या थोड़ा सा एसिडिक बनाना है, क्योंकि उस एसिडिक मीडिया का जब होता है तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। वरना अगर 7.5 से ज्यादा पीएच होता है तो कई न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो आपने देने के बाद भी, जमीन में होने के बाद भी आपके पौधों को अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 6.5 टू 7.5 पीएच मेंटेन करें। अगर हम कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डालते हैं उससे भी पीएच कम होता है। एक एलिमेंटल सल्फर, मतलब सल्फर की भी पूर्ति करेगा और उसको पीएच को भी रिड्यूस करेगा। फिर वाइट विनेगर, ये पॉट्स में ये सब हम कर सकते हैं, जमीन में मुश्किल है पर पॉट्स में हम कर सकते हैं। जैसे बटर मिल्क यूज किया 50 ml पर लीटर, इसके हिसाब से एलम पाउडर, जैसे कि मैंने आपको फिटकरी कहा था, वो भी अगर हम पानी पिला रहे हैं तो 10 ग्राम फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोल के सॉइल में ड्रेंच करेंगे, तो इससे सॉइल का पीएच धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और वो होगा तो आपके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम लेटर स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है और आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट देंगे तो प्लांट मजबूत होगा, स्टेम मजबूत होगा। जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, इनके स्टेम, इनके फ्रूट हैवी होते हैं तो इनके स्टेम भी मजबूत होने चाहिए। तो हमें ज़्यादा क्या जरूरत होगी, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो हम इन चीज़ों से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए, अपन को परहेज करना चाहिए पेस्टिसाइड से, और विशेष तौर पे क्योंकि वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर अगर अपन लिक्विड फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उनका इफेक्ट आपके नहीं आएगा, आपके हेल्थ को भी इतना नुकसान नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल ही नहीं करेंगे यूँ कहना चाहिए, क्योंकि अपन बहुत कम रेशियो में डाल रहे हैं। तो हमें अर्ली स्टेज के ऊपर अगर अपन एनपीके वगैरह देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी देते हैं तो अर्ली स्टेज पे तो चल जाएगा, पर लेटर स्टेज पे यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री फ्लावरिंग टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इस पे अगर हम सप्लीमेंट करते हैं कुछ मैन्योर्स, इसका न्यूट्रिएंट्स का, जैसे फास्फोरस और पोटेशियम, तो मार्केट में अभी कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन कम है और फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा है। वैसे भी लेटर स्टेज के ऊपर, मतलब प्री फ्लावरिंग के बाद हमें नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर ग्रोथ बढ़ती जाएगी और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग या तो लेट हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि आपके वेजिटेबल का टाइम स्पैन फिक्स है, जैसे 120 दिन, या क्योंकि सीजनल है 120 दिन या 140 दिन। अगर हमने नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है कि 90 दिन तक या 80 दिन तक आपका प्लांट पत्तियां ही होती रहे, फ्रूट नहीं आए, जबकि लगभग ये 2/3 और 1/3 होता है। जैसे 50-50 मान सकते हैं अपन, क्या 120 दिन में से 60 दिन तो पत्ते आएंगे, ग्रोथ होगी, और अगले 60 दिनों में इनमें फ्रूटिंग होगी। पर अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है तो ये रेशियो, ये वेजिटेटिव फेज
इंक्रीज हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, पर आगे का डेट फिक्स है, डेट बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए अपन पोटाश और फास्फोरस भी देना चाहिए एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अब ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिवेंटिव मेथड्स ही ज़्यादा सक्सेसफुल है ऑर्गेनिक ये कल्टीवेशन के लिए। और इसके लिए हमें बिल्कुल वीकली शेड्यूल बनाएगा कि हमें हर सप्ताह एक दिन फिक्स कर लें, मिनिमम एक दिन। अगर बहुत ज़्यादा आपका बड़ा है तो आप 2 दिन कर लीजिए, आधा आधा अपने गार्डन को आधा दिन में बांट लीजिए। अगर एक दिन कर सकते हैं तो जो आपका, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सैटरडे फ्री होता है, आप सैटरडे को फ्री करते हैं तो एक सैटरडे को आप कायूरिन करिए, दूसरे पे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स करिए, तीसरे पे टोबैको लीव्स का करिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं, पर बेटर ये होता है कि अपन बदल बदल के करते रहें तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह से हम नीम काऊ यूरिन और ये एक वीक में एक बार हम जरूर करें, चाहे कीड़ा दिखे या ना दिखे, क्योंकि एक बार कीड़े ने आपके पौधे में घर बना लिया तो उसका हटना मरना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोल मेजर, क्योंकि अगर अपन ने प्रिवेंटिव ठीक से नहीं किया, और प्रिवेंटिव के बाद करने के बाद भी आपको क्या रखना पड़ेगा, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। प्लांट को हर रोज जाके अपन लगभग देखते हैं, तो ये पत्तों को ऊपर देखें, पत्तों के नीचे देखें कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। तो प्लांट के साथ रहना होगा, रोज देखना होगा। उन जिस तरीके से अपन अपने घर के बच्चे की देखभाल करते हैं, इसी तरह से प्लांट को भी हमें देखना होगा कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। अगर आ रहा है तो हमें तुरंत शुरू करना होगा, क्योंकि अपने जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हार्मलेस है, नहीं है। केमिकल में तो ये है कि अपन एक कहा जाता है ETL, मतलब स्पेसिफिक लिमिट, मतलब कम से कम 10 कीड़े होंगे तो केमिकल छिड़कना है। पर हमारा हार्मलेस अपने पेस्टिसाइड्स है, तो वी कैन स्प्रे इन एवरी वीक। तो फिर इसके बाद जो मोस्टली इंसेक्ट आते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, चूसने वाले कीड़े, पत्ते खाने वाले कीड़े, और कुछ बोरोइंग वाले जो कि शूट में या फ्रूट के अंदर घुस जाते हैं, और उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हमें सिस्टमेटिक केमिकल ही यूज करना पड़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। इसके बाद आता है बीमारियां, रूट रोट एंड विल्ट। ये 2 तरह की बीमारी होती है जिसमें पौधा नीचे से जड़ें सूख जाती हैं, गल जाती हैं, तना गल जाता है। तो इसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको बताए थे कि बेविस्टिन का सीड का ट्रीटमेंट करें, और अगर निमेटोड्स या कुछ ऐसे हैं तो हम नीम की खली का यूज करें, और एंटी निमेटोड्स भी कुछ फंगल प्रिपरेशन है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। फिर लीफ स्पॉट्स हैं, पाउडरी मिल्ड्यू है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कुछ जो होते हैं जो स्पेसिफिक हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस स्प्रिंग सीजन में हमें बीमारी और कीड़े भी कम आते हैं, पर हमें विजिलेंट उतना ही रहना होगा जितना दूसरे सीजन में रहते हैं। अब जैसे ये है एफिड जैसे, ये बड़ा आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर अपन का ऑब्जर्वेशन डेली है तो। अब जी येलो स्टिकी टैप्स आते हैं, बाजार में भी मिलते हैं, इसके ऊपर आप येलो कार्डबोर्ड है या प्लास्टिक की शीट है, उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाता है। ग्रीस भी व्हाइट वाला ग्रीस लगा दिया जाता है। बाजार में स्टिकी मटेरियल होता है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कोई भी कंटेनर भी ले सकते हैं, कोई गिलास हो प्लास्टिक का, डिस्पोजेबल गिलास हो, ऐसे 3-4 लटका देंगे तो ये एफिड्स है अपने आप उस पर चिपकते रहते हैं। फिर इसके अलावा हमको बटर मिल्क का मतलब छाछ का स्प्रे करना चाहिए, या काउ यूरिन का स्प्रे करना चाहिए, जो कि करीब 100 ml पर लीटर के हिसाब से सर। और इनको स्प्रे करने से पहले हमें इनको ये पाइप की धार से पौधों को अच्छी तरह से धो देना चाहिए, जितने कीड़े उससे निकल जाए उतना अच्छा है। फिर इसके बाद एक बायो पेस्टिसाइड्स बहुत अभी प्रचलित हो रहा है, वो है बवेरिया बेसियाना। ये बवेरिया बेसियाना जो है ये एंटो फंगल है, मतलब ये फंगस है जो कि कीड़े के ऊपर छिड़का जाता है, और उससे वो कीड़ा बीमार हो जाता है। मतलब एक म्यूकेडन करके एक डिजीज उनको होती है, जिसमें उसके ऊपर
पूरा फफूंद आ जाती है और वो कीड़ा मर जाता है। तो ये बवेरिया बेसियाना एक नया अच्छा पेस्ट वो फंजिसाइड है जो कि कीड़े मारता है। अब मैं बात करूंगा कुकर बिट्स की, क्योंकि जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि दूसरे ये दो बीमारियां, दो कीड़े सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं अपन को। जैसे भिंडी वगैरह, टमाटर, भिंडी में मीली बग होता है, वैसे इस सीजन में हम कुकर बिट्स ज्यादातर लगा रहे हैं। तो कुकर बिट्स का जो फ्रूट फ्लाई है उसको, वो हमारे फसलों इसको कुकर बिट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कई बार हमें हताश कर देता है कि क्या करा जाए इनका। इनके कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट जो होता है, जो फीमेल एडल्ट जो होती है, वो जो प्लांट के फ्रूट जो फूल फीमेल फ्लावर बना, इवन उसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर पंचर करके अंडे दे देती है और उसमें फिर वो मैगेट्स होते हैं, वो चलते रहे, वो अंदर पलते रहते हैं और वो धीरे धीरे उनको खाते रहते हैं और वो फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। ये तो मतलब इसमें होता है फ्रूट फ्लाई में। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो जो ही फ्लावरिंग शुरू हो जाए फीमेल फ्लावर्स, उसके ऊपर हम नीम ऑयल का, या नीम ऑयल ज्यादा टिकता है नीम लीफ से, उसका स्प्रे हम करके कोटिंग कर दें। जैसे स्प्रे किया, फूल बना और हमने स्प्रे कर दिया, तो एक उस पर कोटिंग होगी, तो उस पर कीड़ा नहीं बैठेगा, तो अंडे नहीं देगा। दूसरा, एक ये जो तोरई होती है, उस तोरई को हम एक दो तोरई जरूर लगाएं, भले ही खाते नहीं हो, और उसके ऊपर कीड़े, उस तोरई के ऊपर अपन को दवाई नहीं छिड़कनी है। तो वो क्या होगा, एज ए ट्रैप क्रॉप होगा। तो जितने भी मोस्टली उस एरिया के जो कीड़े होंगे, वो एक तोरई की बात कर रहा हूँ, एक बेल को ऐसा रखिए आप जो ट्रैप क्रॉप की तरह से काम करे और उसमें कीड़े लगने दीजिए। वो उसमें लगते रहेंगे तो बाकी आपके दूसरी चीजें सब ये बेलें बची रहेंगी। फिर इसके बाद अगर ये जो गिरे हैं छोटे छोटे टूट टूट के, जिसमें अपन कीड़ा लग गया था, उन सबको हटा दें, एक तरफ डंप कर दें, फेंक दें, क्योंकि उसके अंदर मैगेट्स है, वो फिर एडल्ट बनेगा और फिर वो आपके फसल को नुकसान पहुंचाएगा। फिर कुछ ट्रैप्स बनाते हैं, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, अपनी प्लास्टिक की बोतल को काट के बनाया है हमने। इसमें कई चीजें अपन डाल सकते हैं, जैसे सिट्रोनीला, पानी के साथ सिट्रोनीला डाल दें, यूकलिप्टस ऑयल डाल दें, विनेगर डाल दें और थोड़ा गुड़ डाल दें, कोई इनमें से कोई भी चीज लेके एक और तरीका भी एक और नया है, जिसमें ये है कि इसके अंदर अगर हम कद्दू, पका हुआ कद्दू का थोड़ा सा वो पल्प इसमें डाल दें और थोड़ा सा मेलाथियन, एक जो इंसेक्टिसाइड आता है, वो डाल दें, तो जो ही उसका वो आएगा, अट्रैक्ट होगा और उसको वो पिएगा इसके पानी को और वो मर जाएगा। या फिर एक फॉरेट करके ग्रेन्यूल्स आते हैं, उनको भी हम इसमें मिला सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके जो ट्रैप है ये काम आएगा और कीड़े इसमें मरते रहेंगे और करीब 10-15 दिन बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर एक तरीका होता है कि जो फ्रूट आपका फर्टिलाइज हुआ, उसके ऊपर आप, जैसे आप बीच वाली फोटो देख रहे हैं, मैं इसमें अखबार लपेट देता हूँ या कागज, सफेद वाला कागज है वो लगा देते हैं। प्लास्टिक नहीं लगेगा, कपड़ा भी नहीं लगेगा, कागज लगेगा। तो कागज इसमें लगा के स्टेपल कर दिया तो इंसेक्ट की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं तो कार्बिफ्यूरॉन या फॉरेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको मिट्टी में मिलाया जाता है, तो वो सिस्टम के अंदर एज ए पेस्टिसाइड काम करते हैं। फिर वायरस डिजीज होती है, जो आप देख रहे हैं, लिटिल लीफ होती है, पत्ते सफेद हो जाते हैं, लीफ कर्ल होती है, और ये इंसेक्ट वेक्टर से होती है। इनमें ये जो कीड़े हैं, एफिड वा, जैसेट्स वा, ये अपने साथ ये वायरस का कैरियर, ये वायरस के कैरियर है, ये जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ वहाँ वायरस होता जाएगा। तो कुछ सीडबोर्न होता है वायरस, जिसको अपन बेविस्टिन से ट्रीट करके बच सकते हैं, और दूसरा उन प्लांट्स को में स्प्रे हम लगातार करेंगे तो वायरस कम होगा। और जहां वायरस लग गया है उस पर, उस पौधे को हटा के बिल्कुल हटा देंगे और अपने हाथ भी धो लेंगे, क्योंकि ये उसी तरह से कंटेमिनेट करता है जैसे दूसरी बीमारियां करती हैं।
एक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। तो ये जो होता है ब्लॉसम एंड रेड, मतलब टमाटर और ये कैप्सिकम के नीचे वो ये ब्राउन स्पॉट हो जाता है और ये सड़ जाता है। ये होता है मोस्टली कैल्शियम डेफिशिएंसी से, क्योंकि अगर अपन ने अर्ली स्टेज, मतलब अपन ने जब बोया उस टाइम जिप्सम भी नहीं दिया, बोन मिल भी नहीं दिया, तो इन पौधों की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की ज्यादा है। अब इसको पूरा करने के लिए हमको कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करना होगा। अब या तो हम बाजार से कैल्शियम का क्लोराइड लाएं, या पान की दुकान पे जो चूना मिलता है खाने का, तो 2 ट्यूब चूने की 1 लीटर पानी में घोल के और उसको हम अच्छी तरह से उसको स्प्रे भी कर दें और उसको जमीन में पिला भी दें जड़ों के पास। कभी कभी ये है ना, कम पानी की वजह से भी ऐसा ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है। जिप्सम और बोन मिल, अगर जो बोन मिल तो दोबारा डालने से फायदा नहीं होगा, पर जिप्सम को हम दोबारा फिर 20 ग्राम जिप्सम को 1 लीटर पानी में घोल के फिर रूट सरफेस में या रूट एरिया में इसको ड्रेंच करके, क्योंकि एक बार जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, तो नई जो रूटिंग आएगी उसमें ये नुकसान नहीं होगा। एक और कुकर बिट्स की एक और बीमारी होती है जनरली, तो जो सबसे ज्यादा आती है वो ह्यूमिडिटी की वजह से आती है, वो होती है पाउडरी मिल्ड्यू। इससे फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है, पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं और प्लांट के धीरे धीरे वो भी सूख जाता है और फ्रूटिंग नहीं होती। इसको करने के लिए एक तो हम पानी से बढ़िया, दूसरा वेटेबल सल्फर मिलता है बाजार में वेट सल्फ के नाम से, तो वो आधा चम्मच वेट सल्फ 1 लीटर पानी में घोल के उसका हम स्प्रे करेंगे। और सल्फर जो है उसको रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है एज ए ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, इसलिए उसको यूज करने में कोई एतराज नहीं है। फिर एक और मेथड है इसका कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और 1 ml थोड़ा सा शैम्पू मिलाएंगे 5 लीटर पानी में, उसको 7-7 दिन के इंटरवल के ऊपर उसको हम स्प्रे करते रहेंगे, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू से हम छुटकारा पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया या कहा कि हमें मेरा सारा इम्फेसिस अब की बार कुकर बिट्स के ऊपर है। अब कुकर बिट्स दूसरे प्लांट से क्यों अलग है, ये देखिए। पहली बात, कई विशेषता हैं कुकर बिट्स की जो आज शायद आपने ध्यान नहीं दी हो। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात, ये मोस्टली एनुअल्स होते हैं, मतलब एक सीजन में, एक साल में चलते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं कोकरबिट्स, जैसे पॉइंटेड गार्ड, आईवी गार्ड, ये जो परवल है, कुंदरू है, ये जो आपको अपन ये सोचते हैं कि जंगलों में ही मिलते हैं ये और वहीं से लेके आते हैं, इसको अपन स्वयं भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, इस पे मैंने विशेष तौर पे ध्यान दिया है। एक चॉइटे भी एक कुकुम्बर होता है, उसका भी बहुत अच्छा, बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती है। ये जितने भी ये आपको बताए मैंने, पॉइंटेड गार्ड, आईवी गार्ड, स्पाइन गार्ड, चॉइटे, इन सब में न्यूट्रिशन बहुत होता है और मेडिसिनल वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो पहली बात जो मैंने आपको कही कि मोस्टली एनुअल्स होते हैं, एक्सेप्ट ये वाले पॉइंटेड गार्ड वगैरह जो पेरिनियल होते हैं, मतलब चलते रहती है उनकी बेलें, एक ही बार बोना पड़ता है। फिर मोनोसियस, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल या फीमेल फ्लावर होना। क्रॉस पोलिनेशन तो हो गई इनका, पर एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर मिल जाएंगे। पर कुछ कुकुम्बर्स में ऐसा नहीं होता है। कुछ में क्या होता है, जैसे पॉइंटेड गार्ड और आईवी गार्ड है, इनमें प्लांट भी अलग अलग होते हैं, तो अपन को उस टाइम इनके रेशियो का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो डायोसियस और मोनोसियस, ये 2 चीजें हो गई। मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर होना, अलग अलग होना, दोनों सेक्स वाले। और डायोसियस का मतलब एक प्लांट पे मेल फ्लावर और एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर, वो डायोसियस कहलाता है। इसके अलावा जनरली जो कुकर बीट्स हैं वो सीड से प्रोपोगेट होते हैं, पर कुछ कुकर बीट्स हैं जैसे जो मैंने आपको बताया पॉइंटेड गार्ड और वगैरह, ये स्टेम से और ट्यूबर से भी प्रोपोगेट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। इसी तरह से एक और विशेषता होती है कि बहुत सारे बीज होते हैं जनरली, तोरी में, लौकी में, खीरे में, पर एक फ्रूट, एक कुकम्बर फ्रूट ऐसा है जिसमें केवल एक बीज होता है, वो चॉइटे होता है, जिसमें केवल एक सिंगल सीड होता है। फिर मोस्टली हर फ्रूट के
एडिबल पार्ट जो होता है वो कुकुरबिट का वो फ्रूट होता है। पर कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं, कुछ कुकुरबिट्स ऐसे भी हैं जिनके दूसरे प्लांट पार्ट भी यूज होते हैं, जैसे चॉयटे है। चॉयटे का ऑल प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब एडिबल हैं। और इसी तरह से कद्दू में भी कच्चा भी खाया जाता है, पका भी खाया जाता है, और उसके पत्तियों की भी सब्जी बनती है। पर एक जनरल एक जो बात है कुकुरबिट्स के बीजों की, वो ये है कि कुकुरबिट का जो बीज है, जो जो है वो कम से कम 6 महीने या 5 या 6 महीने तक उगता नहीं है दोबारा, उसमें डोरमेंसी रहती है। तो अपन न्यूली हार्वेस्टेड को कुकुरबिट के बीज को बोने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि वो नहीं उगेगा। एक बार जो हो गया है, जो बीज हो गया है, उसको हम 5-6 महीने के लिए रख देंगे, और नया बीज काम, दूसरा बीज काम में लेंगे, और उसको हम 5-6 महीने बाद यूज करेंगे। ये कुछ खासियतें हैं कुकुरबिट्स की। अब ये देखिए, कुछ कुकुरबिट्स जिनको आप जानते हैं, कुछ को हो सकता है नहीं जानते हो, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। जैसे बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, कुकुम्बर, खीरा, स्पाइन गार्ड, किकोड़ा भी कहते हैं इसको, कई तरह के नाम दे रखे हैं। ये लोकल रीजनल वेजिटेबल्स जैसा है। इसी तरह से कद्दू, खरबूजा, कुकुम्बर, पॉली हाउस वाला और जनरल वाला, और ये मीठा होता है, आसाम में स्वीट गार्ड कहलाता है उसको। स्पंज गार्ड, लौकी, गिलकी, तोरई, टिंडा और ककड़ी। फिर स्नेक गार्ड भी 2 तरीके का होता है, एक तो सर्पेंटाइन टाइप होता है, और एक ये सब जो लंबा वाला होता है, धारियों वाला। फिर ये पेठा, कुंदरू और काचराफ जिसे फूट कहते हैं, ये सब बड़े डेलिशियस होते हैं, बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिनल और न्यूट्रिशन वैल्यू इसके होते हैं। फिर ये चॉयचा, जैसे मैंने आपको बताया था, चॉयचा और चॉयटे, ये सिंगल सीड वाला होता है, जिसमें बीच में फ्रूट होता है, सीड होता है ये। तो अब मैं इन्हीं आपको लौकी तोरी के बारे में तो पहले भी बता भी चुका हूँ, और आप सब लोग जानते हैं। अब मैं इन कुकुरबिट्स को बताऊंगा जो अनएक्सप्लोर्ड है, अनकल्टिवेटेड है, जो अपने आप ही उगते हैं। पर हमारा ये प्रयास होगा हम इनको अपने घर में लगाएं, क्योंकि मिलते भी बाजार में बहुत कम समय के लिए और काफी महंगे मिलते हैं, जबकि वाइडली ग्रो होते हैं। तो हम उसको डोमेस्टिकेट करें, जंगली को पालतू बनाएं। वो कैसे बनाएं? जैसे चौ चौ का है, ये कंटेनर में हम लगा सकते हैं। चौचौ की एक विशेषता ये है कि इसका जो फ्रूट है वो स्प्राउट करता है जब पक जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ना, ये जड़ें निकल रही है इसकी। ये प्लांट, ये जो इनको तोड़ के रख लेते हैं, उसके बाद ये अपने आप उगता है ये। और उस पौधे को, उस फ्रूट को हम किसी मिट्टी में दबा सकते हैं और बो सकते हैं। वो कैसे बोएंगे कि इसका जो मोटा वाला, नीचे का जो बॉटम वाला है, उसको जमीन मिट्टी में दबाएंगे, और ऊपर का जो पार्ट है जो प्लांट से जुड़ा हुआ था, उसको हम ऊपर रखेंगे, और इसको 1 महीने के लिए मिट्टी में छोड़ देंगे। करीब 5 से 6 सेंटीमीटर इसको दबा के इसको रख देंगे। फिर इसमें से ग्रोथ होगी, वो हमारे प्लांट को बनाएगी, और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि है ना, 500 से 600 फ्रूट एक प्लांट में हो सकते हैं अगर जमीन में लगा हुआ हो। कंटेनर में कम होगा। और बेंगलोर जैसे जहाँ कंडीशंस हैं, वहाँ तो ये पूरे साल फ्रूट देता है, अदरवाइज विंटर्स में इसकी फ्रूटिंग कम हो जाती है। तो ये हमारा, तो ये लगभग 120 से 150 दिन लेता है। और जब ये कच्चा होता है तब इसको हार्ड होने से पहले इसको तोड़ लेना चाहिए, और अगर अपन को सीड के लिए रखना है तो थोड़ा सा इसको पकने देना चाहिए। फिर हमारे पॉइंटेड गार्ड, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, परवल। परवल बहुत मुश्किल से मिलता है, और बड़ा टेस्टी होता है। अचार भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। पर अब ये हम अपने घर में कैसे लगाएंगे? इसमें जो विशेषता है, ये डायोसियस है। डायोसियस का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, पर इनको बीज से बोने में दिक्कत है। बीज बीज भी मिल जाता है, और अपन
बीज को कलेक्ट करने का एक तरीका यही है कि जब बाजार में ये फ्रूट्स आ रहे हों तो उसमें से जो पके पके हों उनको अपन छांट के रख लें, और वो क्योंकि वैसे भी 5 से 6 महीने तक इनका डोरमेंसी होती है, तो उन फ्रूट्स को आप रख लें और अगले सीजन के लिए तो कम से कम आप तैयार कर लेंगे उनको। पर सीड के साथ, क्योंकि अपने पास लिमिटेशन ये है कि अपन सीड ही कर सकते हैं, पर जो सीड के साथ एक है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। अब इसकी वजह से हो सकता है कि फीमेल प्लांट्स ज्यादा हो जाए या मेल प्लांट, मतलब ये रेशियो 10:1 का होना चाहिए। तो या फिर कहीं पे ये जो जंगल में या किसी आपके जो वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनके खेतों पे ये लग रहे हैं, तो उनकी जो बेलों की कटिंग ले सकते हैं, उनका रूट सकर से ले सकते हैं और उनको अपन तैयार कर सकते हैं। उससे अपन को एक फायदा होगा कि अपन को ये पता चलेगा कि इस बेल में मेल फ्लावर थे या इस बेल में फीमेल फ्लावर है। तो अपन 1:10 के हिसाब से मेल और फीमेल फ्लावर्स का प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जबकि सीड में लगाते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि आपको हो सकता है सारे मेल ही आ जाए या सारे फीमेल ही आ जाए। तो अपन को इस की कल्टीवेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर आया कुंदरू। कुंदरू के लिए हमें क्या करना, इसका भी वही प्रोसीजर है, इसका भी स्टेम कटिंग और सीड से होता है। इसको भी हम फरवरी मार्च में लगाते हैं। तो ये भी डायोसियस है जैसे कि बताया गया, तो इसमें भी दोनों तरह के अपन को प्लांट लगाने पड़ेंगे और सीड्स से लगा रखे हैं। तो पर सीड्स में लगाने में क्या होता है कि जब तक वो उग नहीं जाते, फूल नहीं आ जाते, तब तक हमें मेल और फीमेल का पता नहीं चलता। इसका हम प्रूनिंग कर सकते हैं जब बेल बहुत फैलती है, तो जब विंटर्स में जब फ्रूटिंग नहीं हो रही हो तो उसकी प्रूनिंग करके 2-3 फीट छोड़ के हम इसको अलाउ कर देते हैं रीग्रोथ के लिए। स्पाइन गार्ड, किकोड़ा। किकोड़ा भी डायोसियस प्लांट है। इसमें भी सीड, ट्यूबर और कटिंग से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और सीड का तो इन जनरल 5-6 महीने तक डोरमेंसी सभी कुकर बीट्स की होती है। इसका सीड बहुत हार्ड कोट का होता है, 24 घंटे में इसको पानी में भिगोना पड़ेगा। और उसी प्रकार से इसका ट्यूबर भी बहुत बड़ा होता है, नीचे जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूबर से भी हम इसको प्लांटिंग कर सकते हैं और सीड से भी कर सकते हैं और स्टेम से भी कर सकते हैं। स्नेक गार्ड आप सब जानते हैं, चिचिंडा जिसको कहा जाता है, साउथ में बहुत काम में जाता है। इसको सब्जियां बहुत इसकी पसंद करी जाती है। पर इसमें 2 तरह का होता है, एक तो ये दोनों तरह के अलग अलग फोटोज मैंने आपको बताई। एक तो स्नेक होता है, एक सिलेंड्रिकल स्नेक गार्ड होता है। पर इसको हमें ट्रेलिंग करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके फ्रूट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं और ये लटकते हैं, इसलिए हमें इसको ट्रेल करना की बहुत ज़रूरत है। अब जैसा कि एक जनरल बात होती है कि अपन कैसे पहचाने कि फ्रूट रेडी है हमारे हार्वेस्टिंग करने के लिए। अब ये बोटल गार्ड, कुकुम्बर, स्पंज गार्ड्स वगैरह तो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हाफ राइप हम काम में लेते हैं। इमेच्योर प्लांट, सीड बनने से पहले इनको हम अपनी सब्जी में बना लेते हैं। पर ये कुछ होते हैं ऐश गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मिलन और पंपकिन, ये फुल मैच्योरिटी के ऊपर हम अपने काम में लेते हैं। अब उनको पहचानना बड़ा आसान है वैसे, पर उनकी पहचान होनी चाहिए कि वो कब पक गया है। तो ऐश गार्ड जो है पेठा, तो उसके अगर उसके ऊपर जो वाइट जो ऐश जैसा जो है सरफेस पूरा भर जाए, पूरा कोटिंग हो जाए, इसका मतलब इट इज रेडी टू हार्वेस्ट। तरबूज के दुकान पे आप जाते होंगे और वो ठोक ठोक के बजा के आपको बताता कि ये सही है या गलत है। तो तरबूज में अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके जो टेंड्रिल्स, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे से जो स्पाइरल्स जो बनते हैं लीफ में से, स्टेम में से, वो ब्राउन होने लग जाए उस फ्रूट के पास के, है ना, तो दे आर रेडी टू हार्वेस्ट। और उसका जो निचला हिस्सा तरबूज का है वो पीला होना चाहिए। और जब उसको हम थपथपाएं तो एक डल साउंड आनी चाहिए, मेटेलिक साउंड नहीं, टन टन नहीं आनी चाहिए, ढप ढप की आवाज आनी चाहिए। ये वाटरमेलन की पहचान है। इसी तरह से खरबूजा को कहा जाता है कि खरबूजा जब पक जाता है तो बेल को छोड़ देता है। मतलब जब पका हुआ खरबूजा अपने आप बेल में से अलग होता है, उसको स्लिप स्टेज कहते हैं।
पर जब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में किया जाता है तो हाफ स्लिप स्टेज के ऊपर इसको तोड़ा जाता है। पर अपन है घर में, जब खरबूजा जब भी माने पका हुआ, जब वो अपने आप बेल छोड़ दे। हालांकि अपन को ये जब जमीन पे है या कहीं पे भी उसको कवर जरूर करना होगा, कीड़ों से भी बचाना होगा। तो उस खरबूजे के ऊपर एक जाली जैसी बनी हुई रहती है, वेब, चाहे वो एक्सप्रेशंस रहते हैं, तो वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे और फ्रूट कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन टू ब्राउन होगा। इसका मतलब आपका खरबूजा पक गया है। अब तरबूजे में, ये सॉरी कद्दू, कद्दू भी ब्राउन हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और एक और है, जहां से ये डंडी से जो अटका हुआ रहता है ना, वहां पे क्रैक्स पैदा हो जाते हैं कद्दू में, हल्की हल्की सी दरारें पड़ती हैं। इसका मतलब आपका कद्दू इज रेडी टू हार्वेस्ट। हालांकि कद्दू कच्चा भी खाया जाता है और पका भी खाया जाता है। एक जनरल जो ध्यान रखने की बात है पॉलिनेशन की, कि हमें पॉलन कद्दू इसमें कोकर बिट्स में कैसे मेल और फीमेल फ्लावर को कैसे पहचाने। हालांकि अब आप सब लोग कर करके सब काफी समझदार हो गए, पर फिर भी कुछ लोग मेरे ग्रुप में इसमें नए आए, हो सकता है वो पहले से जानते भी हूँ, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेल और फीमेल फ्लावर को हम कैसे पहचानेंगे। फीमेल फ्लावर वो होगा जिसके नीचे उसी प्लांट का, उसी जाति का छोटा सा फ्रूट बना हुआ होगा, वो फीमेल फ्लावर होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड में। और मेल फ्लावर केवल डंडी पे लगा हुआ होगा। फिर हमको क्रॉस पोलिनेशन, अगर प्राय क्या होता है घर के छतों पे मधुमक्खियां, बीज वायस वगैरह नहीं होती है, खेतों में तो मिल जाती हैं, तो हमें अपने हाथ से उनको पोलिनेट करना पड़ता है। तो मेल फ्लावर्स का हमें स्टेमन्स कहलाते हैं, जो मेल प्लांट का होता है उसका हमें स्टेमन्स निकालकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा, जो कि रिसेप्टर होता है वॉलेंस का, उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम इसको किस समय करें, कि जो फीमेल प्लांट का जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव होना चाहिए, वो उसमें थोड़ी सी नमी, वो सूखना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा गीला होता है जब अपन पॉलन डालते हैं। तो ये सुबह, ये वेदर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पर अभी स्प्रिंग सीजन में हमें ये सुबह सुबह करना होगा, 7 बजे से 10 बजे तक, जब फूल खिल जाए तब ये डालना होगा। फीमेल, ये इसका एक और तरीका है कि इसको अपन पॉलन निकाले, वो मेल वाला पॉलन कहलाता है, और उसको सीधा फूल पे डालते हैं। अगर मेल फ्लावर कम है तो हम एक उसमें प्लेट में इकट्ठा करके और ब्रश की मदद से भी फीमेल रिसेप्टर स्टिग्मा के ऊपर हम टच कर सकते हैं। ये हमें करना पर अभी मोस्टली कई एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कई बार शाम को फूल खिल रहा है, सुबह नहीं खिल रहा है, तो हमको शाम को जाके इसका पोलिनेशन करना होगा। इसके लिए अब कुछ केमिकल्स भी हैं जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर के रेशियो को चेंज कर सकते हैं, सेक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स हैं, जैसे मेलिक हाइड्रोजाइड है 50 to 150 ppm, या साइकोसिल है CCCC जिसको कहा जा रहा है, वो 50 to 100 ppm की उससे उसका स्प्रे करा जाता है। एक एथरल भी होता है 25 ppm का, वो भी फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है। क्योंकि अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे शुरू शुरू में अक्सर मेल फ्लावर आएंगे, कई बार हम फिर फीमेल फ्लावर आएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल फीमेल आए जा रहे हैं, मेल फ्लावर नहीं आ रहे, तो उस सिचुएशन में हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को तो कई बार हमारे पड़ोस से भी मेल फ्लावर्स लाने पड़ते हैं, क्या करें, जब नहीं है तो फीमेल फ्लावर वेस्ट हो रहे हैं। तो अपन को हर अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है और इसको ट्राई करना है। और एक और सिस्टम है कि 3G कटिंग का, 3G कटिंग करके भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं मेल और फीमेल रेशियो को। एक और प्रॉब्लम, एक और रीजन होता है कि हमारे यहाँ दोनों फ्लावर आ रहे हैं और पॉलिनेशन नहीं हो रहा, मतलब फ्रूट सेट नहीं हो रहा। तो मैंने आपको जैसे बताया कि है ना, जनरली अगर आपके छत के ऊपर या किचन गार्डन में मधुमक्खी, बटरफ्लाई वगैरह नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि पॉलिनेशन नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप, जहाँ भी वेजिटेबल्स आप लगा रहे हैं, उस जगह आप कुछ फ्लावर्स जरूर लगाएं। और मैंने तो बेसिल्स लगा रखे, तुलसी, उसमें साल भर फूल आते हैं और ये होती है। तो
उसकी एरोमा भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अगर तुलसी या इस बेसिल्स, स्वीट बेसिल्स वगैरह आप साथ में लगा के रखते हैं तो हमेशा आपके यहाँ पे बी पॉपुलेशन बनी रहेगी। तो एक तो ये हुआ कि ये पॉलिनेशन नहीं हुआ, इसलिए वो फर्टिलाइज नहीं होके गिर गया। दूसरी बात, फ्रूट फ्लाई का डैमेज हो जाता है तो भी आपका सेट किया हुआ फ्रूट भी गिर जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के स्प्रे का। और फ्रूट्स को जैसे कि आप नीचे वाली फोटो में देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसको हम स्टेपल करके कवर कर सकते हैं तो फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा, तो आपका फ्रूट फर्टिलाइज होगा। अब ये आई बात 3G कटिंग की। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए जरा। इसमें अपन को अपन को कोई भी कुकर बीट है, खासतौर से बड़े वाले, मैं इसकी करेले की और टिंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो लौकी, तोरई, कद्दू वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो इनमें अपन ग्राउंड से लेकर यहाँ 7th नोड तक एक भी अलाउ नहीं करेंगे ब्रांचिंग, सिंगल ब्रांच रखेंगे। और फिर 7th के ऊपर अपन इसको स्निप करेंगे और ऊपर ये कैंसिल है, ये अलाउड होगी। तो यहाँ पे जब अपन तोड़ देंगे तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक और एक 2, तो ये तो कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन निकली है। जो 7th नोड के बाद, सुरभिता जी आपका विशेष क्वेश्चन था ये कि 3G कटिंग हम कैसे करें, ये जरूर बताइए। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये 7th नोड के बाद हम उसको डिटॉप कर देंगे और फिर वहां से 2 ब्रांच निकलेंगी वापस। फिर ये जो ब्रांच निकली उसको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन। फिर उसमें वापस जो आया, ये कट का निशान बताया, फिर उसको वापस कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी डिटॉप करेंगे, स्निप करेंगे, फिर जो निकलेगी वो सेकंड जनरेशन। फिर सेकंड जनरेशन, फिर 7 नोड के बाद अपन जो डिटॉप करेंगे वो 3rd और 4th जनरेशन कहलाती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यही प्रोसीजर इसमें करेले में या टिंडे में 4th इंटरनोड से ही शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो मैंने आपको बताई वो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और 3rd and 4th जनरेशन में फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे। इस तरह से हम दोनों फ्लावर को एक साथ, एक मतलब उसकी पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं और हमारे को पोलिनेशन अच्छा होगा तो फ्रूटिंग भी अच्छा हो जाएगा। फिर भिंडी, ओकरा इज नॉट न्यू फॉर यू, पर इसका सीड बोल्ड होता है और इसको ओवरनाइट सोकिंग करना चाहिए। इसमें वायरस बहुत आता है, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस से बचने के लिए हमें एफिड, जैसिड्स और वाइट फ्लाई को दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्टिकी टेप, जैसे मैंने येलो टेप लगाया, और रेगुलर स्प्रे हम करेंगे नीम का और काऊ यूरिन का। और मिलीबग का विषय ध्यान रखेंगे, टमाटर में, भिंडी में, बैगन में, इनमें मिलीबग अवश्य आता है, अक्सर आता है। फिर लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स एंड ये इसका डायरेक्ट सोइंग होगा। सोइंग पीरियड इसका फरवरी टू मार्च है। अब इसमें जनरल एक होता है, सिलेंट्रो क्या है, कोरिएंडर क्या है और पार्सले क्या है। तो जो सिलेंट्रो है वो ही यूएस में इसको धनिया को ही, धनिया यूएस में इसको सिलेंट्रो को, धनिया को कोरिएंडर लीव्स कहा जाता है और कोरिएंडर सीड कहा जाता है। सिलेंट्रो और कोरिएंडर एक ही बात है। पर पार्सले भी वो धनिया जैसा ही होता है, बस उसमें एरोमा नहीं होता है, बहुत कम होता है, बस पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ये डिफरेंस है। फिर अपन मलाबार स्पाइनस लगा सकते हैं और पालक लगा सकते हैं। ये कुछ स्प्राउटेड्स हैं जो कि आप ग्रो कर सकते हैं, जो अपने आप उग जाते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा टावर बना रखा है इसका ऑनियन का, ये गार्लिक है, ये ऑनियन है, ये अरबी है, ये अपने आप उगेंगे
और जब उगेंगे तो इनको आप लगा दीजिए मिट्टी में या कोकोपीट वाले मिक्सचर में। पर ध्यान ये रखना है कि ये इसका मीडिया मॉइस्ट होना चाहिए पहले से ही, और उस जब तक ये अच्छे नहीं उग जाए जब तक पानी भी नहीं देना है, क्योंकि लगे हुए अब आलू अगर बड़ा है तो आप चाहें तो पूरा लगा दें या इस तरह से आधा काट के भी लगा सकते हैं। अब मेरे से ये भी रिक्वायरमेंट थी कि ना हमें सीड कहाँ से लेना चाहिए, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। पर ये कुछ हेयरलूम सीड हैं और ऑर्गेनिक सीड भी कह सकते हैं उनको, और इम्प्रूव्ड ये कुछ अच्छी एजेंसीज हैं जो कि अच्छे फार्मर्स लेवल के ऊपर सीड तैयार करके और करते हैं। हाँ, अब मेरा सब हो गया। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना चैट बॉक्स में मैं देखूं तो करीब 17 क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन इशू, बड़ा करना है इसको चैट बॉक्स। ट्रीटमेंट फॉर होल्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके शिप्रा जी, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ इंसेक्ट कई तरह के होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे छेद, जो कुछ लीफ फीडर होते हैं, कुछ स्टेम फीडर होते हैं, कुछ बोरोइंग करते हैं। तो ये मोस्टली जो पत्तियों में जो छेद करने वाले आते हैं वो रात को आते हैं, तो वो इसलिए हमको जरूरत है कि हम स्प्रे करें और एक प्लांट के ऊपर इसका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का कोटिंग बना के रखें। तो अगर अपन रेगुलर पेस्टिसाइड यूज करते रहेंगे तो ये लीफ का डैमेज नहीं होगा। अब 3G कटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। CCCC ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है और इसको सेक्स रेशियो को भी करता है, साइकोसिल कहते हैं इसको। 3G कटिंग मैंने आपको बता दिया। देन नमिता जी, मैं आपको 3G कटिंग के बारे में वापस बताऊं। वेरी सिंपल, आपका ग्राउंड लेवल से 7th इंटरनोड तक के बाद आपको इसको डिटॉप करना है। फिर वहां से जो दो ब्रांचेस निकलेंगी वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। फिर उसके बाद उसके 7th नोड के ऊपर फिर आप डिटॉप करेंगे, फिर उसमें से जो निकलेंगी जो फुटान होगी वो 3rd और 4th जनरेशन कहलाएगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें मेल फ्लावर ज्यादा होंगे, और जो सेकंड जनरेशन होगी, सॉरी फर्स्ट और सेकंड में तो मेल होंगे और 3rd और 4th में आपको फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे। इस तरह से आपको मेल और फीमेल का रेशियो प्रॉपर मिल जाएगा। मलाबार पाक के पत्ते छोटे हो रहे हैं। यस, मलाबार जो स्पाइनस है वो जब पुराना हो जाता है पौधा तो उसके पत्ते छोटे होते हैं, नए नए जो वार्स आते हैं। बाकी शुरू में बहुत बड़े बड़े आते हैं। अब अभी इस समय मलाबार में सीड्स आ रहे हैं, तो अपन वो जो रेड और डार्क हो जाएंगे उनको अपन तोड़ के रख लेंगे और नया फ्रूटिंग आएगी, उसको हम यूज करके नया प्लांट लगाएंगे। हाउ मच एलम शुड यू मिक्स विद सोकिंग? कोकोपीट को सोक करने के लिए लगभग मैंने आपको जैसे कहा कि 10 ग्राम एलम पर लीटर के हिसाब से, अगर आपका ड्रम 200 लीटर का है तो करीब एक बड़ा सा डाला डाल दीजिए, क्योंकि वो कहीं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा है भावना जी। वो सब अपन, क्योंकि अपन उसको ड्रेन कर देंगे और तो पानी भी निकल जाएगा और आपका कोकोपीट एसिडिक मीडिया में हो जाएगा। इसलिए लगभग 100, अगर आपका 100 लीटर में करीब 50 ग्राम एक डला डाल दीजिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। What is the so जुगनी is sown in the winters, it is not successful नहीं है इस सीजन में। अब क्वेश्चन सारे हो गए। कुछ व्हाट इज द करेक्ट नेम टू जुगनी का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।
डॉक्टर तृप्ति भटनागर, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और ये इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI से इन्होंने PhD करा है बायोटेक्नोलॉजी में। और इनको शी रिसीव्ड गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर IRI और for her outstanding research and academic performance. She is the founder director of Codon Biotech Private Limited, Noida. This lab is a very good biotech lab. The Codon Biotech received the Best Biotech Company of the Year in 2017 under the Small Scale Industry Schemes for by G Business. She herself received the Women Entrepreneur Award for the year 2018 by Delhi Management Association. She has her credit more than 45 research papers in national and international journals, and she has 4 patents. So I request Dr. Tripti Bhattnagar to share his experience for the utilization of kitchen waste to convert in the biogold or the useful material for the, yes, Miss. Yeah, thank you, Dr. Bhatnagar, for inviting me for this session. मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जरूर हिंदी बोलने में, आप इतनी अच्छी हिंदी में समझा रहे थे पूरी चीज। थोड़ा सा क्योंकि मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ एंड कॉलेज वालों लेवल पे सिखाती हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट आई कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सब वेल एजुकेटेड हैं। तो ये तो इंग्लिश कम आती है इसलिए मैं ज्यादा हिंदी बोलता हूँ। नहीं तो अच्छा लगता है, एटलीस्ट हिंदी में हम लोग को शर्म आती है, वैसे क्या करें, बट मतलब बोलना हिंदी में ही चाहिए। तो आई स्टार्ट, मेरा छोटा सा ही एक प्रेजेंटेशन है जहां पर मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर हमारे घर में वेस्ट है, चाहे हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन हो, चाहे हमारे पास छोटा गार्डन हो, चाहे छत पे हो या बालकनी हो, और हमारा जो किचन वेस्ट निकलता है, छोटे गार्डन्स में मतलब पूरा किचन वेस्ट नहीं यूज हो पाता, बट वी कैन बेसिकली हम थोड़ा सा उसमें से छांट के हम यूज कर सकते हैं। वही किचन वेस्ट को अगर हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करके अपने ही गार्डन के प्लांट्स में डालें, और तो उससे एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल गोबर की खाद या जो कैटर खाद होती है उससे ज्यादा होता है, नाइट्रोजन सोर्स भी, और बाकी मिनरल्स और जो है वो भी ज्यादा मिलते हैं। तो और एक दूसरी चीज ये है, क्योंकि आजकल वैसे भी स्वच्छ भारत का इतना हो रहा है कि मतलब आप हम घर में ही सब लोग ही सेपरेट करने लगे अपना कूड़ा, कि जो रिसाइक्लेबल है उनको अलग देते हैं और जो ग्रीन वेस्ट है उसको अलग ही देते हैं। तो अगर वही ग्रीन वेस्ट कम हो जाता है, हम कम दें, तो जो डम्प्स हैं जो भरे जा रहे हैं दिन पे दिन पूरे मतलब मेजर सिटीज में, वो कम हो सकता है। और उसकी बजाय ये है कि आप यूटिलाइज भी कर रहे हो और अपनी ही खाद से आप अपने ही प्लांट्स को देके न्यूट्रिएंट्स देके उन्हीं से अच्छे क्रॉप्स आप ले सकते हो। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देती हूँ। बायो कंपोस्ट जैसे सभी लोग जानते हैं, बिकॉज सभी लोग के किचन गार्डन्स हैं और जो भी इन ग्रुप्स में है, ये बेसिकली एक है कि प्लांट मैटर, कोई भी प्लांट मैटर हो उसको आप या तो डिकम्पोज करते हो, गला देते हो, या फर्मेंट करते हैं, या किसी तरह से रिसाइकिल करके उसका खाद बना रहे हैं। अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो 3 मेजर कंपोस्टिंग की टेक्निक्स होती हैं। एक एरोबिक कंपोस्टिंग है जो ज्यादातर लोग करते हैं। एरोबिक में अगर आप यहाँ देखें तो इसमें जो ड्रम बनाया जाता है उसमें छेद होते हैं। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो थोड़ी स्मेल आती है, और इनमें से थोड़ा सा जो लीचेट होता है, जो लिक्विड निकलता है, वो बाहर निकलता है। और इसके लिए आप अगर आपके पास छोटी बालकनी या जगह हो तो उसमें करने में दिक्कत ये होती है क्योंकि थोड़ी स्मेल आती है। दूसरी एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें हमें ब्राउन्स और जो ग्रीन्स मिलाने हैं, मतलब जो कार्बन है दैट इज हमें एक रेशो मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि सब्जियां या जो वेस्ट मैटर है वो गल ना जाए बिल्कुल और पानी जैसा ना हो जाए, उसकी जगह हमारी खाद बने। उसके लिए जो ड्राई मैटर है, जो कि ब्राउन्स हैं, जो हम मानते हैं कि सूखी पत्तियां हैं, जो स्टिक्स हैं, या जो न्यूज़पेपर के पार्ट्स हैं, ये सब चीजें हम डालते हैं। और जो ग्रीन वेजिटेबल है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस पानी को कम करने के लिए ये वाला पोर्शन डाला जाता है।
तो उसकी वजह से जो कन्वर्जन होता है कंपोस्ट में वो ठीक होता है। दूसरा जो मैं आज आपको स्पेशली बताना चाह रही थी वो एनारोबिक कंपोस्टिंग है, जो कि हम लोग जो बना रहे हैं और जो कल्चर हम दे रहे हैं मार्केट में, उसको एनारोबिक कंपोस्टिंग कह सकते हैं या फर्मेंटेड कंपोस्टिंग कह सकते हैं, या बहुत लोग उसको इनिशियली बोकाशी कंपोस्टिंग कहते थे क्योंकि ये जापान से आया था और उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं। उसमें मतलब आप डिकम्पोजिशन नहीं करा रहे, आप सब्जियां गला नहीं रहे, लेकिन आप फर्मेंट कर रहे हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट यूज कर सके। जो भी आपके वेस्ट मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के वो प्लांट्स के रूट्स वापस उसको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें एक फायदा ये होता है क्योंकि ये एनारोबिक होता है, हमें इसे बिल्कुल टाइटली एयर टाइट डब्बे में रखना पड़ता है। और ये घर में भी जैसे दोनों जगह है, घर में भी आप डब्बा बना सकते हैं कैसा भी, बस यही होना चाहिए कि आपको सीलिंग अच्छे से करनी चाहिए जिससे वो एयर टाइट हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे इन एरोबिक वाले में क्या होता है, नीचे छेद कर देते हैं जिससे कि जो भी लिक्विड निकलना है बाद में डिकम्पोजिशन के बाद वो नीचे से बह जाए। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ एनारोबिक कंपोस्टिंग में हम उसको खोल नहीं सकते, हम छेद नहीं बना सकते, तो हमने उसकी जगह टैप लगा रखा है जिसको हम टाइटली बंद कर देते हैं। तो आपका पूरा अंदर बिना ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद जो भी लिक्विड निकलता है वो टैप से खोल के आप निकाल सकते हैं। और थर्ड वाला आप सबको ही पता होगा कि वर्मी कंपोस्ट है, जिसमें आप अर्थवॉर्म्स को यूज करके वेजिटेबल वेस्ट को आप कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि वर्म्स को मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं जब तक कि आप बहुत एक्सपीरियंस ना हो। एक रफ मैं बताना चाह रही थी बस कि बायोकंपोस्ट के बेनिफिट, क्योंकि सबको ही बायोकंपोस्ट बना भी रहे हैं। मैंने ग्रुप से भी देखा था कि बहुत अच्छे तरीके से सब लोग अपना बायोकंपोस्ट कन्वर्ट करके बना रहे थे। एक तो बायोकंपोस्ट का सबसे बड़ी चीज है कि सॉइल को इम्प्रूव करती है, जो भी जिस भी आप मिट्टी में आप उसको उगा रहे हैं उसको एनरिच करती है और उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा करती है जिससे प्लांट्स उसमें ज्यादा अच्छे से हो सके। प्लांट ग्रोथ में भी जर्मिनेशन इंक्रीज करती है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज करती है। और अगर हम देखा जाए कि इकोनॉमिक तरीके से, एक तो लैंडफिल्स में जो जा रहा है, अगर हम माने कि हर घर से नॉर्मली अगर 4 मेंबर हो एक घर में, तो ये कहा जाता है कि हर दिन ऑलमोस्ट 0.8 to 1 किलोग्राम के अराउंड कचरा निकलता है, जिसमें से आप ये मान लीजिए कि 60% वेजिटेबल वेस्ट होता है। तो अगर हम ये करें कि सिर्फ एक सोसाइटी की भी बात करें तो हर दिन का इतना कचरा निकलता है कि उसमें से अगर हम 20% 30% भी यूटिलाइज कर लें और हम अपने कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लें तो एक हद तक आप लैंडफिल्स को जो ओवरफ्लो हो रहे हैं वो कम हो जाएगा। दूसरा एनवायरमेंटल के हिसाब से है, एक अगर नॉर्मली जैसे जो बाहर ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोग जो एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलती है। तो एनारोबिक कंपोस्टिंग में ये थोड़ा सा कम हो जाता है। एक थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि बेहतर है क्योंकि आधे से ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो एरोबिक कर रहे हैं, इवन दो क्योंकि दो दे आर यूजिंग कल्चर्स। जो प्रोसेस है ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है और लेकिन जो हम फर्मेंटेशन करते हैं उसमें हीट नहीं होती। दूसरा जैसे एनारोबिक और एरोबिक का फर्क है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स जो लास्ट में निकलता है वो अगर हम एनारोबिक कल्चरिंग कर रहे हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हाई है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट यूटिलाइज कर सकता है वो ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपोस्टिंग। दूसरी चीज एक और है, पैथोजेंस आपने देखा होगा नॉर्मल कंपोस्टिंग में वो मैगट्स भी हो जाते हैं और छोटे छोटे वो आपको ऐसा लगता है कि कीड़े कीड़े जैसे पूरे डब्बे में भर जाते हैं। बट फर्मेंटेशन में क्या है, क्योंकि एसिडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है उसमें, तो उसमें वो कीड़े नहीं बनते, तो उससे थोड़ा सा मतलब वैसे तो मैगट्स में कोई बुराई नहीं है, बट जब हम देखते हैं कीड़े तो थोड़ा सा अंदर से एक घिन सी आती है, तो वो नहीं होती इसमें। तीसरी चीज एक और है इंपॉर्टेंट जो मैं नीचे बताना चाह रही थी कि CN रेशियो की बात थी। यहाँ पर अगर हम जैसे कंपोस्टिंग नॉर्मल जो करते हैं उसमें जो कार्बन से नाइट्रोजन या हम माने कि ब्राउन्स टू ग्रीन जो रेशियो होता है
कि आप कितना ग्रीन वेजिटेबल डालते हैं और कितनी सूखी चीजें डालते हैं उसमें जो कि कार्बन दे सके, वो 30:1 होता है। दैट मीन्स आपको काफी सारा ब्राउन मटेरियल डालना पड़ता है, या सूखी पत्तियां, डंडियां, कागज के टुकड़े, इस टाइप की चीजें आपको डालनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्राउन्स का जो पार्ट है वो कम हो जाता है। जिनके बहुत बड़े गार्डन हैं या पत्तियां गिरती हैं या डंडियां आप कलेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो आसानी हो जाती है कि वो ब्राउन्स कलेक्ट करके डाल लें। लेकिन जिनके छोटे हैं या बालकनी है या छोटे गार्डन है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो जो ब्राउन वाला मटेरियल है वो लाए कहाँ से। तो इस केस में हम लोग साथ में ही देते हैं दो चीज, जिसमें ब्राउन मटेरियल भी दे देते हैं साथ में, और साथ में जो कल्चर है वो भी देते हैं। तो पहला स्टेप जो फर्मेंटिंग कंपोस्टिंग के लिए होता है, उसमें पहले तो हमें एक आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि स्पॉट आपके पास जो भी, जहां भी आपको सूटेबल लगे, आप वो जगह बना सकते हैं। जिसके पास गार्डन है या सिर्फ किचन में भी कर सकते हैं, टेरेस पे, रूफ पे, कहीं भी आप अपना बिन जो है वो बना सकते हैं। आप चाहें तो घर में भी बिन बना सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा हमने एडिशन ये कर रखी है, अगर आप सॉरी हमने एडिशन ये करी हुई है कि इसमें हम साथ में एक स्ट्रेनर देते हैं जो टैप के ऊपर लगा होता है यहाँ पर, जिससे जो भी पानी नीचे निकलता है वो सिर्फ नीचे रह जाता है, वो सब्जियों के अंदर उसको स्लरी जैसा नहीं बनाता, गलाता नहीं है। साथ में हमने खिलाने को भी दे रखा है और ग्लव्स भी देते हैं, जिससे क्योंकि मैंने पर्सनली, हम लोग जाके लोगों को समझाते हैं कैसे करना है, तो थोड़ी सी जब सब्जियां फ्रेश होती हैं तब तो गंदा नहीं लगता, लेकिन जब वो गलने लगती है, सड़ने लगती है थोड़ा सा, तब दिक्कत होती है। तो उसमें आप ग्लव्स पहन के उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं या उसमें मिक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने किचन में भी उसको जो बिन है, जो हमारा इको बिन है, उसको किचन के अंदर ड्रॉर्स में भी रखे हुए हैं। बहुत से स्कूल्स ने भी यूज करे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा है कि एनोरोबिक है, पोर्टेबल है, जिसको हम कहीं भी रख सकते हैं, और जो साइकिल है कंपोस्ट बनने के लिए वो जल्दी होती है, करीब मतलब आप ये मान लीजिए 1 महीने से 1 to 40 डेज के अराउंड, और बदबू कम आती है। कि नॉर्मल में थोड़ी सी ज्यादा स्मेल आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको अचार जैसी स्मेल आएगी क्योंकि हम फर्मेंट कर रहे हैं। तो जो पिकल या अचार बनने की स्मेल होती है, खट्टी सी स्मेल, वो आती है, बट वो खराब वाली बदबू नहीं आती। दूसरा स्टेप ये है कि आपको सेपरेट करना है वेस्ट, वो आजकल सभी लोग करने लगे हैं। उसके बाद हम ग्रीन जो हमारा वेस्ट है, अगर हम उसको छोटे टुकड़ों में काट दें, जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो वो जल्दी कंपोस्टिंग होती है, जो नॉर्मल कंपोस्टिंग वाले मटेरियल में भी होता है। उसके बाद हम यहाँ अगर आप देखें तो हम दो चीजें देते हैं, कि एक तो सुपर कंपोस्टर है जो कि जिसमें कल्चर है। ये कल्चर बेसिकली 3 चीजों का बना है। एक तो यीस्ट है जो फर्मेंट कराती है, आप नॉर्मली घर में यूज करते होंगे फॉर ब्रेड्स एंड फॉर केक्स और ये सब चीजों के लिए। दूसरा बैक्टीरिया है, जिनमें ज्यादातर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और तीसरा जो हम यूज करते हैं वो स्पोर्स करते हैं कुछ फिलामेंटस फंगस के, जो जल्दी से थोड़ा हेल्प कर देता है लैक्टोबैसिलस को प्लांट मटेरियल को थोड़ा गलाने में या फर्मेंट करने में। तो ये दोनों चीज हम साथ में देते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट जो देना है आपको वो कम ही देना है ब्राउन्स का। दूसरा है, हमें ये जो मैंने एक बिन जो आपको दिखाया था, इस बिन में हम ये स्ट्रेनर देते हैं अंदर। इसमें सिर्फ छेद करा हुआ है। छेद इसलिए करें जिससे आपका जो पानी निकल रहा है वो आराम से नीचे करके सीप कर जाए, और आप उसको टैप से, नीचे से जो टैप है उससे निकाल सके। सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछाना है, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं या जो हम पाउडर डाल रहे हैं, जो कल्चर है, बैक्टीरियल कल्चर, वो इसमें से बह न जाए। तो एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो हमारा कंपोस्ट का जो कंपोस्ट करने का जो कल्चर है, हम लोग उसको जैसे हमने जो गाया हुआ है कल्चर, उसको हमने कोकोपीट, ब्रान में, और जो भूसा होता है उसका पाउडर बना के उसके अंदर हम उगा के रखते हैं। तो उसी को हम पैकेज करके फिर सप्लाई करते हैं, जिससे लोग उसको अपने वेजिटेबल वेस्ट में डाल सकें। तो इसके अंदर जैसी वेजिटेबल आपने डाली है, उसके ऊपर पहले एक लेयर ये भी आपको डालनी होती है थोड़ी सी, एक बस मुट्ठी भर हल्का सा स्प्रिंकल करना होता है। उसके बाद उसके ऊपर वेजिटेबल आप जितना भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन का वेजिटेबल डाल दें, पर बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 दिन या 3 दिन का डब्बे में भर के रखते हैं और उसके बाद एक साथ डाल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि जो आप जो मुट्ठी पर, जो हम कहते हैं कि एक मुट्ठी आपको डालना है कंपोस्टर पाउडर, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ता है सब्जी की मात्रा के ऊपर।
कितनी सब्जी आप डाल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप कर लेंगे, या हमें अगर बताएंगे कितने मेंबर हैं तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना आपको कितने कचरे के पर कितना आपको कंपोस्टर पाउडर डालना है। कंपोस्टर पाउडर के साथ हम लोग ने आपको जो ब्राउन्स दे रखे हैं, दैट इज जो कि हम जिसको एडिटिव कहते हैं, वो एडिटिव का थोड़ा सा आधी मुट्ठी भर के वो भी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये हर रोज करने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 दिन में का जो सब्जी है उसके ऊपर आप एडिटिव डाल सकते हो, जिससे जो एक्सेस पानी है थोड़ा सा वो सूख लेता है। और एडिटिव के अंदर हमने थोड़ा सा एक वो डाला है जिससे अगर कोई स्मेल भी आती है तो वो स्मेल को वो पकड़ के रखता है और वो बाहर नहीं निकलने देता, तो वो जो फाउल स्मेल की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। फिर फर्मेंटेशन के लिए और जो कंपोस्ट बनने के लिए 1 महीने का रखना होता है, तो हम लोग 2 डब्बे देते हैं। तो क्या होता है, साइकिल हो जाता है। जैसे आप साइज ले सकते हैं, अगर 4 मेंबर्स का आपका घर है तो उसमें हम एक 10 लीटर वाला 2 डब्बे देते हैं, जिसमें आप एक डब्बा पहले धीरे धीरे भरते जाइए, उसके बाद आप दूसरे डब्बे को फिर आप जब एक भर जाए उसको बंद करके रख दीजिए, जिससे 10-15 दिन उसको बंद बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन चाहिए, जहां से वो फर्मेंटेशन अच्छा हो जाता है और आप उसको खाद बन जाती है। तब तक आप दूसरा डब्बा भरिए। तो जब तक आप दूसरा डब्बा भरेंगे तो आपका पहला डब्बे का जो खाद है वो तैयार हो जाएगी और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको यूज करने के लिए या तो आप उसको ड्राई भी कर सकते हैं, रख लें, या आप डायरेक्टली जैसा गीला मटेरियल है उसी को भी आप अपने पॉट्स में या गार्डन में डाल के मिट्टी के साथ मिला के उसको आप खाद जैसे यूज कर सकते हैं। इसमें हम ये जरूर है कि आपको हिलाना थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि हिलाने से ये होता है कि आप उसको जल्दी कंपोस्ट बनने में काम आता है। अगर हिलाएं नहीं तो भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बस उतना फर्क है। इसमें एक डूज एंड डोंट सबसे जरूरी जो एनारोबिक कल्चर में है या फर्मेंटिंग कंपोस्टिंग में है, उसमें यह है कि आपको डब्बा हमेशा बंद रखना पड़ेगा। जब आप डाल रहे हैं सिर्फ उतनी देर उसको खोलें और उसके बाद उसको टाइटली सील कर दें। तो अगर आपको लगता है कहीं से सीलिंग में भी प्रॉब्लम है तो उसको साइड से वैसलीन या कुछ रबर लगा के उसको बिल्कुल सील कर दें। जो मिलाने की भी बात है, वो भी आपको रोज नहीं मिलाना। आप एक बार आपको लगता है कि हम ज्यादा बड़ा, अगर आपने जैसे सब्जी या पत्तियां डाल दी हैं, तब मिलाना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, जिससे वो एक बार जल्दी आपका कंपोस्ट में बन जाए। एक और वो था कि जो हम ये टैब दे रखा है उसमें नीचे लिक्विड निकलता है। जब हम इसमें फर्मेंटिंग कंपोस्टिंग में जो लिक्विड बन रहा है वो ज्यादातर एसिड होता है, या तो वो लैक्टिक एसिड होता है या उसमें तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो पीएच होता है इस पानी का वो थोड़ा ज्यादा लो होता है, या आप ये मान लीजिए 3 के अराउंड, 2.5-3 के अराउंड उसका पीएच होता है। तो अगर हम डायरेक्टली इसमें फर्मेंटिंग, वैसे तो ये इसका न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं इस पानी में क्योंकि वो सब्जियों से ही बन के आया है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसको डालेंगे सॉइल में तो वो सॉइल का जो पीएच है वही चेंज कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। तो आप पहले अपने सॉइल की पीएच देखें, आपको क्रॉप या जो भी आपने प्लांट्स उगा रखे हैं आपको उसमें कितना पीएच चाहिए वो देखें, और फिर इस पानी को अगर आप डाइल्यूट कर लें, डाइल्यूट करके अगर पीएच नाप लें कि कितना पीएच हो रहा है आपको, अगर जैसे ऑलमोस्ट बेसिक चाहिए 7 या 6, तो आप उसको ज्यादा डाइल्यूट कर लें। अगर आपकी ऐसी कोई प्लांट है जिसको 4 या 5 पीएच चाहिए तो उसके हिसाब से आप कम डाइल्यूट करें, तो वो आप प्लांट्स में फिर सॉइल में डाल सकते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है इसको सॉइल में तो आप इसको टॉयलेट्स में या वो सिंक में भी डाल सकते हैं, जिसको कि एसिड है तो एसिड क्लीनिंग मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है, तो वो टॉयलेट्स साफ भी कर लेता है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग मटेरियल आल्सो। लास्ट चीज जो मैं मेंशन करना चाह रही हूँ बस, कि इसमें आप क्या जैसे कुछ चीजें हैं जो वेस्ट खाना है जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया हैं। तो मेन उसमें ये है कि आप बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट वेस्ट, ब्रेड, जो सूखी चीजें बच जाती, रोटी सब्जियां सूखी बच गई, अंडे के छिलके, चावल बच गया बना हुआ, ये सब चीजें आप डाल सकती हो जो कन्वर्ट हो जाता है, जो फर्मेंट हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे मीट है, चिकन, फिश, ये सब वेस्ट हैं, या जैसे ऑयल आपका पुराना बच गया जो यूज होने के बाद, वो सब कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर वो ना डालें उसके अंदर तो वो ज्यादा अच्छा फर्मेंटेशन आपको मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, बस लुगड़ी जैसा बन जाता है पूरा मटेरियल और वो प्रॉपरली आपको खाद नहीं बनेगी।
इतना ही मेरा था, एक शॉर्ट सा मैं चाह रही थी प्रेजेंट करना। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप डालें। एक एक है कि कैन वी जस्ट बाय द कंपोस्टर। हाँ जी, आप इफ यू ऑर्डर अ कंपोस्टर, हम आपको अगर जैसे दिल्ली एनसीआर में है तो हम वैसे ही बाय हैंड पहुंचा देते हैं। अदरवाइज हम कोरियर भी करते हैं, और वो अमेजन पे भी है अगर आप चाहें तो। मिक्स सुरभिता मैम, आई थिंक सो, मेरे को समझ में नहीं आया। मिक्स, आप किस मिक्स की बात कर रही हैं, मतलब? सुरभिता मैम, दिस आई कैन नॉट टेल यू कि कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स निकलता है और किस टाइप का होता है, क्योंकि सब्जी सब लोग अलग अलग यूज करते हैं। तो अगर आप जैसे सिट्रस फ्रूट ज्यादा यूज कर रहे हो तो एक तरह का न्यूट्रिएंट्स होगा, अगर आपने ग्रीन वेजिटेबल डाला है तो वो अलग होगा। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि, बट एक ये है कि आपका, आप उसको मेजर करवा सकते हैं, क्योंकि हर सीजन के हिसाब से आपकी कंपोस्ट चेंज हो जाएगी। तो उसमें ये पता करना दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर आप वो कंपोस्ट लेके, बहुत सारे टेस्ट लैब्स हैं जहाँ पर वो बता देते हैं कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है आपके खाद में। वो आप टेस्ट करा के फिर उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, चाहें तो। अनम्यूट, मैंने सबको अनम्यूट करके दे दिया है। किसी को भी कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके और वो बोल सकता है, पूछ सकता है। मैम गुड इवनिंग, इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। बट हमें नाम सिर्फ वो बताइए पूछना था कि मैडम, नाम बताइए। कंपोस्टिंग अगर अपन कर रहे हैं तो अगर अपन जैसे आपने बनाया, अब कभी शायद नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, कभी पोटेशियम ज्यादा हो गया, तो बेटर ये ना कि हम एक बार उसको टेस्ट कर लें। तो वो टेस्ट करने के लिए आप लोग फैसिलिटी देते हैं कि हम अगर थोड़ा सा आपको सैंपल भेज दें तो आप टेस्ट करके बता दें कि इसमें नाइट्रोजन कम है या ट्रेस एलिमेंट की जरूरत है, तो वो एक परफेक्ट बैलेंस डाइट हो जाए प्लांट्स के लिए। हाँ, वो हम टेस्ट करा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ भी वो सीजन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे जी विंटर्स मैडम। में उसमें आप ज्यादा हरी सब्जी होंगी तो उसमें फर्क हो नहीं मैम, जाएगा। ट्रू, नहीं ट्रू, उसमें ज्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे एक आइडिया हो ना कि अपन इस रेशियो में डालें, तो उसी हिसाब से फिर अपन रेशियो मेंटेन कर लें कि अभी कोई ऑयल के, जैसे आपकी ये केक्स है, नीम केक्स है, थोड़ा ज्यादा डाल दें कि इस रेशियो में, अगर जनरल एक ब्रीफ हो कि इस तरह से आप कंपोज करें ना तो परफेक्ट चीज निकल के आए। वो हम क्योंकि टेस्ट कोई करा चीज के ज्यादा देखते हो हैं। गई। हाँ जी, बिल्कुल, वो टेस्ट करा सकते हैं एनपीके आपके लिए, कि आपके जो कंपोस्ट बन रहा है उसमें कितना है। हाँ, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। जैसे अपन घर पे बनाते हैं ना, मतलब तो कुछ काफी सारे अपने नॉर्मल ऑर्गेनिक खेत हैं, तो उसमें बहुत वेस्ट होता है। तो एक मतलब बड़े लेवल पे अपन काम कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा हमें ये दिक्कत आती है, कभी लगता है कि नाइट्रोजन ज्यादा होगी, कभी लगता है कि ये ज्यादा हो गया। तो वो एक होना कि वेस्ट में इतना रेशियो के हिसाब से आप मतलब ऑयल सीड्स वगैरह इतना यूज कर लें, जैसे नीम केक वगैरह इतना यूज करें, ग्रीन लीफी इतना यूज करें, प्लांट का ये आपका जो गार्डन वेस्ट इतना यूज करें, एक हल्का सा भी रेशियो दे देना तो वो चीज सही निकल के आ जाएगी। हाँ, अभी मैं तो ये थोड़ा कि मिल रहा है ना, मैं बस इंटरप्ट सब करता डाल हूँ। दो। मेरे हेलो। 9:30 फोन कर लेना, वो दूसरे नंबर पे 900 पे। मुझे मालूम नहीं है हाँ, किसका क्या शेड्यूल दिया है ना इन्होंने। हाँ, अब मैं कुछ इसमें इंटरप्ट करूंगा कि हाँ, बोल। जब जब कंपोस्ट होता है उसमें मैक्सिमम जो एन पी और के होता है वो मैक्सिमम 1.5% इज टू 0.5:3। मतलब 1.5 kg नाइट्रोजन, 0.5 kg फॉस्फोरस और अप टू 5 kg पोटाश होता है। इससे ज्यादा किसी भी वर्मी कंपोस्ट में या किसी कंपोस्ट में नहीं होता है। तो अपन को सप्लीमेंट
अगर करना है तो रेशियो बढ़ाना पड़ेगा सॉइल का और कंपोस्ट का, दोनों का वेरी करना पड़ेगा। 50-50 जैसे अपन कंपोस्ट रखते हैं, स्टिल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सप्लीमेंट करेंगे, किससे करेंगे, जैसे प्रोम से करा मैंने आपको बताया। फास्फोरस बढ़ाना है तो प्रोम अपन ऐड करेंगे, पोटाश बढ़ाना है तो अपन पोटेशियम का ऐड करेंगे, जैसे बनाना पिल्स वगैरह अपन ऐड कर सकते हैं, वो सब अपन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं। पर अपन टोटली मैन्योर्स के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ द ग्रोथ द रिक्वायरमेंट प्लांट की बढ़ जाएगी और अपन उसको सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन को कुछ ना कुछ तो, जैसे लिक्विड मैन्योरिंग करा, जैसे मैंने आप पहले बताया था कि है ना, बैग्स डाल दिए अपन ने पानी के अंदर मैन्योर्स के, फिर उसका जो निकला पानी उससे अपन ने ड्रेंच करके उसको पिला दिया। इसलिए अपन को बेसिक के भरोसे तो अपन रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको सप्लीमेंट तो करना ही होगा। और कुछ बोलिए, नाम भी बताते जाइए साथ में, किसी और को पूछना है तो। एनीवन? वाटर दैट कम आउट बता दिया इन्होंने। हाँ अनीता जी बोलिए। क्या 4-5 पीपल के लिए 10 लीटर ऑफ टब इज सफिशिएंट इनफ? हाँ 10 लीटर इज सफिशिएंट फॉर 4 मेंबर, मतलब हम ये बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ एंड हाँ 2 किड्स इफ इट इज। So I'm in Delhi, I'm in South Delhi. So how long will it take for you to deliver it or what? And can I place the order directly with you online? Yeah, my number is there. अगर आप ग्रुप में हैं तो मेरा नंबर है उसी पे, आप ऑर्डर डायरेक्टली दे दें, या अगर आप चाहें तो हम आपको वहां पहुंचा भी देंगे और एक बार वो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिलवा देंगे। Okay. That's nice. Okay, I'll get in touch with you directly. Sure. Thank you. Thank you. Anybody else? हेलो मैम। हेलो मैम। नाम बताइए। भावना सर। भावना, ओके। हाँ हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अपन जो एरोबिक कंपोस्टिंग करते हैं उसमें हमें ब्राउन एंड ग्रीन्स का रेशियो एक मेंटेन रखना रहता है, बट आपका जो कंपोस्टर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें ब्राउन्स का मतलब अपन को कुछ भी मेंटेन नहीं करना, अपन ग्रीन्स या जो भी अपना वेस्ट है वो सब कुछ नॉर्मली यूज कर सकते हैं। हाँ, जो भी उसमें व्हाटएवर normally हमारे पास जो भी अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि हम लोग ब्राउन्स आपको दे रहे हैं साथ में, एक क्योंकि होता क्या है कि ज्यादा अगर ग्रीन्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो पूरा मटेरियल भी सड़ने जैसा लगता है, तो फर्मेंट नहीं होता। तो हम एक अलग से एक एडिटिव दे रखा है उसमें, जो कि आपको स्प्रिंकल करना है साथ में। तो वो एडिटिव ऐसा है कि वो ब्राउन का ही काम करता है, और जो नॉर्मली जो आपको कार्बन सोर्स ऐड करना है उसके अंदर मीडियम, जी 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 जी। जिससे कि प्रॉपर खाद बन सके, वो ऐड हो जाता है उसमें, तो अलग से आपको नहीं डालना होता है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हाँ जी, सुनो, हम भंडारी हॉस्पिटल के सामने से टॉप रोड पे आ रहे हैं उल्टा। डॉक्टर दीप्ति बोलिए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट। हेलो, मेरे ख्याल से ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर। अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं डॉक्टर तृप्ति को धन्यवाद दे दूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने इनवाइट करा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा था इंटरेस्ट था कि हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वेल एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड विद द किचन गार्डनिंग टेक्निक्स। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं थोड़ी बहुत कहीं कुछ कमी किसी के रह गई हो, या कोई ईज चाहता हो, कोई आसान काम करना चाहता हो, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और आई होप कि मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एवरीबॉडी। अब किसी को कुछ नहीं पूछना है मेरे ख्याल से। हम फिर मिलेंगे अगली वेबिनार के लिए। हम फरवरी में फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you जी, थैंक यू। Thank you, doctor. नमस्ते भाभी।